हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स की फुल कॉन्सेप्चुअल रिवीजन करेंगे। यानी कि हम लोग इस वीडियो में आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी यूनिट्स हैं, सब कुछ कवर करेंगे। तो कौन से यूनिट्स हम कवर करेंगे? पहला है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, दूसरा है आपका गुडविल का चैप्टर, तीसरा आपका एडमिशन, चौथा है आपका रिटायरमेंट एंड पांचवा है आपका डेथ। तो इस सारे चैप्टर्स की हम लोग इस वीडियो में रिवीजन करेंगे। ध्यान रखिएगा, हम कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई डिटेल डिस्कशन देखनी है, कोई क्वेश्चन का सोल्यूशन वगैरह देखना है, तो उसके लिए आप डिटेल वीडियो लेक्चर्स चेक कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इस रिवीजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनरशिप का मीनिंग क्या होता है। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है एज पर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इसी डेफिनेशन से कुछ आपके फीचर्स भी निकल के आ जाते हैं पार्टनरशिप के। वो क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहला है एग्जिस्टेंस ऑफ एन एग्रीमेंट, कि भाई पार्टनरशिप होने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। बट ध्यान रखना, एग्रीमेंट जरूरी नहीं कि रिटर्न हो, ओरल भी चलता है, ओरल एग्रीमेंट भी चलता है। तो रिटर्न भी हो सकता है एग्रीमेंट और ओरल भी हो सकता है। अगर जो हमारा एग्रीमेंट है वो रिटर्न हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। ठीक है, जिसकी डिस्कशन अब हम आगे करेंगे थोड़ी देर में। बट अगर रिटर्न है एग्रीमेंट तो पार्टनरशिप डीड है, नहीं तो ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट, दूसरी बात है कि जो पार्टनरशिप आप बना सकते हो वो बना सकते हो अपना एक बिजनेस चलाने के लिए। ध्यान रखना, सिर्फ बिजनेस चलाने के लिए ही पार्टनरशिप का एग्रीमेंट किया जा सकता है। यानी कि कोई सोशल एक्टिविटी, कोई सोशल वेलफेयर या कोई और किसी भी चीज के लिए नहीं बनाया जा सकता पार्टनरशिप। ठीक है, तो बिजनेस का मतलब क्या हुआ? कोई भी ट्रेड, ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन। ठीक है, सोशल वर्क के लिए आप कोई पार्टनरशिप नहीं बना सकते। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक बहुत कंपलसरी फीचर होता है किसी भी पार्टनरशिप में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग इज अ मस्ट। ध्यान रखना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत जो डेफिनेशन दे रखी है उसके तहत शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी नहीं है। शेयरिंग ऑफ लॉसेस जरूरी नहीं है, लेकिन शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जरूरी होता है। वो एक कंपलसरी आप कह सकते हो फीचर है। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर, म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी, तो ये जो लाइन नहीं होती, बिजनेस इज टू बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो ये आपकी म्यूचुअल एजेंसी का फीचर है बेसिकली। ठीक है, यानी कि इस फीचर के तहत जो पार्टनर होता है वो फर्म के बिहाफ पे भी काम करता है, वो दूसरे पार्टनर्स के बिहाफ पे भी काम करता है। तो बेसिकली जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रिंसिपल भी होते हैं, वो एजेंट भी होते हैं। सिंपल। ठीक है, तो वो फर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं अपने काम से और वो अपने पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो दस इफ द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस एक्ट्स नॉट ओनली फॉर हिमसेल्फ, अपने लिए तो काम अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो अदर पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो फर्म को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रिंसिपल भी होते हैं, एजेंट भी होते हैं। ये हमारा म्यूचुअल एजेंसी का जो फीचर वो कहता है। दूसरा है, अगली बात है माइनर एज अ पार्टनर। माइनर एज अ पार्टनर, तो जो माइनर है वो पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड तो हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए, यानी वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए ऐड हो सकता है। और वो भी मैं बता देता हूं, तभी ऐड हो सकता है जब सारे पार्टनर्स कंसेंट दे दे तो। राइट, तो ये आपको याद रखना है। तो लॉस के लिए आप माइनर पार्टनर को नहीं पकड़ सकते, आप माइनर पार्टनर की गर्दन नहीं पकड़ सकते। माइनर पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए एडमिट हो सकता है। राइट, और एक फीचर और होता है जो यहां पे लिखा नहीं हुआ, वो क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स की क्या होती है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अगर फर्म के डेट्स पे करने के लिए जो फर्म के एसेट्स हैं वो कम पड़ जाए तो पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स को भी यूज किया जा सकता है। दैट इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कितने पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में? तो मिनिमम नंबर कितने होते हैं? 2 होते हैं। और मैक्सिमम नंबर कितना है? मैक्सिमम नंबर है 50। ये मैक्सिमम नंबर लिखा कहां हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 464 ऑफ
कंपनीज एक्ट 2013 में। और मैं बता दूं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है इसमें तो मैक्सिमम नंबर 100 लिखा हुआ है, लेकिन लेटेस्ट जो रूल है हमारा, रूल 10 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, उसने ये रूल अभी के लिए 50 रखी हुई है। ठीक है, फ्यूचर में 50 लिमिट बढ़ाई जा सकती है विद द अमेंडमेंट इन द रूल, क्योंकि सेक्शन 464 में प्रोविजन दे रखा है कि 100 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 100 की। तो रूल्स फ्यूचर में 50 लेस से लेके बढ़ा सकते हैं 100 तक में, बट एज ऑफ नाउ जब आप पढ़ रहे हो अभी ये जो रूल के हिसाब से जो मैक्सिमम लिमिट है वो 50 है। तो इवन दो सेक्शन में 100 है, बट इन रियलिटी एज पर रूल जब आप रूल्स के साथ पढ़ते हो इस सेक्शन को, तो आपकी कितनी मैक्सिमम लिमिट निकल के आती है? 50। तो मिनिमम 2 पार्टनर्स, मैक्सिमम कितने पार्टनर्स? 50 पार्टनर्स, राइट? ओके। नेक्स्ट होता है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एलएलपी जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। तो देखो नाम में क्या आ रहा है, लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी, जब हमने पार्टनरशिप की बात करी तो हमने बोला कि पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में क्या होगा, उसमें पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, सिंपल। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होता है वो गवर्न होता है बाय लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, राइट? जब पार्टनरशिप की बात करते हैं तो कौन सा एक्ट होता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और जब हम लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें हम बात करते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 की, राइट? तो इसको समझने के लिए बेस्ट है इस टेबल को आप पढ़ लो। इस टेबल को आप 100% पढ़ लो, जो आपके स्टडी मटेरियल में दे रखी है। काफी अच्छी टेबल है, 100% इसको आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, डिफरेंशिएशन है बिटवीन पार्टनरशिप और एलएलपी की, दोनों के बीच में फर्क है। देखो पहली बात, जो लॉ है, लॉ हमने बोला पार्टनरशिप के केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है, जबकि एलएलपी के केस में लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 लगता है। रजिस्ट्रेशन, पहली बात पार्टनरशिप की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो होती है विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ठीक है, जो भी स्टेट होता है उसकी अपनी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स होती है, उसके पास रजिस्ट्रेशन होती है, लेकिन ये ऑप्शनल होती है, कंपलसरी नहीं होती। पार्टनरशिप की रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी नहीं है, इट इज ऑप्शनल। हालांकि एडवाइस दी जाती है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप कुछ लीगल एक्शन अगर लेना चाहो अपने फर्म के नाम पे तो आप ले सकते हो, बट स्टिल इट इज ऑप्शनल। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते अगर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के बाद फर्म रजिस्टर नहीं है पार्टनरशिप तो वो एक वैलिड पार्टनरशिप नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते। सो दिस इज ऑप्शनल। लेकिन जो एलएलपी की रजिस्ट्रेशन होती है वो कंपलसरी होती है, और वो भी कहां पे होती है? आरओसी के साथ होती है। ठीक है, आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, राइट? तो एलएलपी बेसिकली आप पढ़ोगे फीचर्स जो उसके होते हैं वो बिल्कुल कंपनी जैसे होते हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन भी होती है एलएलपी की वो आरओसी के पास होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो सपोज ट्रू फॉल्स का बड़ा इजीली एक सवाल बन सकता है। क्या बन सकता है कि एलएलपी इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ट्रू या फॉल्स? एलएलपी इज रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, ट्रू और फॉल्स? तो आपका आंसर होगा फॉल्स। रीजन, क्योंकि एलएलपी कहां रजिस्टर होती है, किसके पास रजिस्टर होती है? आरओसी के पास, राइट? तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो क्रिएशन होता है पार्टनरशिप का वो कैसे होता है हमने पढ़ा, एग्रीमेंट, राइट? एग्रीमेंट इज द बेसिक थिंग। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, हमने बोला। लेकिन जो एलएलपी की क्रिएशन है, जैसे कंपनी की क्रिएशन हम लॉ बाय लॉ होती है बोलते हैं, वैसी एलएलपी की भी जो क्रिएशन होती है वो बाय लॉ होती है, राइट? अच्छा, पार्टनरशिप कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, जबकि एलएलपी को हम बॉडी कॉर्पोरेट मानते हैं। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फर्म की, पार्टनरशिप की नहीं होती कोई भी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, राइट? लेकिन एलएलपी की एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। परपेचुअल सक्सेशन, पार्टनरशिप में कोई परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता, जबकि एलएलपी में जो है वो परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब पार्टनर्स आते जाते रहेंगे लेकिन फर्म कंटिन्यू करती रहती है, मतलब एलएलपी कंटिन्यू करती रहती है। जो नंबर ऑफ पार्टनर्स हमने बोले पार्टनरशिप में मिनिमम कितने हैं? 2 हैं, मैक्सिमम कितने हैं? 50 है। एलएलपी की बात करेंगे तो मिनिमम पार्टनर्स 2 हैं, बट मजे की बात है कि कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है। ओनरशिप ऑफ एसेट, एसेट्स के ओनर्स कौन होते हैं? तो पार्टनरशिप के केस में याद रखना, क्योंकि हमने बोला पार्टनरशिप की अपनी कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, तो फर्म अपने नाम से ओन नहीं कर सकती एसेट्स। एक्चुअली में ओन कौन करता है एसेट्स? पार्टनर्स ओन करते हैं एसेट्स। ठीक है, तो यहां से अपने आप में एक सवाल आ जाता है ट्रू फॉल्स का, तो ये आपको पता होना चाहिए। फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर्स ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। उसका रीजन क्या है? बिकॉज पार्टनरशिप फर्म की कोई सेपरेट लीगल आइडेंटिटी नहीं होती, जबकि एलएलपी की क्योंकि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है तो वो अपने नाम से एसेट्स को ओन कर सकती है। ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स हमने बोला
पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जबकि एलएलपी में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। प्रिंसिपल एंड एजेंट रिलेशनशिप, तो हमने म्यूचुअल एजेंसी एक फीचर पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उसके तहत क्या होता है, पार्टनर्स फर्म के तो एजेंट होते ही होते हैं, साथ ही में बाकी दूसरे पार्टनर्स के भी एजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे पार्टनर्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जो पार्टनर्स का जो भी एक्ट होता है, पार्टनर जो भी एक्ट करता है, तो उस एक्ट से फर्म भी बाइंड होती है और बाकी पार्टनर्स भी बाइंड होते हैं। जबकि एलएलपी के केस में जो पार्टनर्स हैं वो फर्म के एजेंट होते हैं, दूसरे पार्टनर्स के एजेंट नहीं होते। तो एलएलपी के जो पार्टनर है, कोई भी एक पार्टनर है, वो दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, फर्म बाउंड हो सकती है बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट से बाउंड नहीं हो सकता। ठीक है, और आपने आई एम क्वाइट श्योर पढ़ी भी होंगी ये चीजें अपने लॉ में, क्योंकि लॉ में आपके सिलेबस में एलएलपी एक्ट भी होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी होता है, तो ये सारी चीजें आई एम क्वाइट श्योर आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। इसके अलावा आपका एक थ्योरी का एक और टॉपिक होता है पावर्स ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो ये आपको लर्न करके जरूर जाना है, क्योंकि इससे अपने आप में 4-5 नंबर का कोई सवाल बन सकता है थ्योरी का, सो यू शुड नो। तो बेसिकली पार्टनर्स की जो पावर्स होती है उसको हम दो तरह की पावर्स में बांट देते हैं, एक होता है इंप्लाइड पावर और एक हम बोलते हैं नो पावर। इंप्लाइड पावर मतलब जो ऐसी पावर हम मान रहे कि पार्टनर्स के पास है ही है, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं डाल सकता। और वो क्या क्या पावर हैं, कुछ कुछ ये आपको याद रखनी है, जैसे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, राइट, रिसीविंग पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म एंड गिविंग रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट। इसके अलावा चेक ड्रॉ करना, है ना इसके अलावा एक्सेप्ट करना, इंडोर्सिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स वगैरह वगैरह फर्म के नाम पे, ये सारी चीजें करना। इसके अलावा मनी बोरो करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म विदाउट प्लेजिंग द इन्वेंटरीज। ठीक है, मतलब बेसिकली बोरिंग करना। और इसके अलावा सर्वेंट्स, इंप्लॉइज वगैरह को हायर करना अपने बिजनेस के लिए। तो ये पार्टनर्स की जो है इंप्लाइड पावर्स है। ठीक है, जबकि कुछ ऐसी पावर्स भी होती है जहां पे हम कहते हैं कि पार्टनर की ये पावर तब तक नहीं मानी जाएगी तब तक सारे पार्टनर्स ने एग्री ना कर दिया। ठीक है, तो कुछ पावर्स ऐसी होती है जिससे फर्म बाइंड नहीं हो सकता जब तक कि पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट में एग्री ना कर दिया कि ये पावर्स हैं आपके पास, तब तक फर्म बाइंड नहीं हो सकती इन एक्ट से बेसिकली, राइट। तो वो क्या क्या है, जैसे कि सबमिटिंग अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द फर्म्स आर्बिट्रेशन, मतलब केस वगैरह में, कोर्ट वगैरह में डिस्प्यूट वगैरह सबमिट करना। इसके अलावा बैंक अकाउंट ओपन करना ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन द नेम ऑफ अ पार्टनर, राइट। ये सारी लर्न करनी है आपको। इसके अलावा कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विशमेंट ऑफ एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ क्लेम बाय द फर्म। रिलिंक्विशमेंट मतलब सरेंडर करना। ठीक है, तो अपना पार्ट फर्म का कोई क्लेम है उसको सरेंडर नहीं कर सकता पार्टनर जब तक कि उसके पास पावर ना हो उसकी स्पेसिफिकली। इसके अलावा विड्रॉल ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, कि अगर फर्म के बिहाफ पे कोई लीगल केस वगैरह फाइल किया हुआ है तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता पार्टनर जब तक उसकी पावर ना हो। इसके अलावा एडमिशन ऑफ एनी लाइबिलिटी इन अ सूट ऑफ पार्टनरशिप, अपनी कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट करना कोई केस वगैरह में, ये नहीं कर सकता पार्टनर। एक्विजिशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, राइट, तो फर्म की कोई प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं कर सकता। और इसके अलावा एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ठीक है, तो ये कुछ पावर्स हैं जो तभी एक्सरसाइज की जा सकती, तभी वैलिड मानी जा सकती है जब पार्टनर्स ने एग्री कर रखा हो। ठीक है, सो यू कैन लर्न दिस, थोड़ा लर्न कर लेना इसको। कम प्रोबेबिलिटी यहां से सवाल आने की, बट आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम कुछ प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। तो पार्टनरशिप डीड हमने क्या बोला था, क्या होता है, ऐसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो रिटन फॉर्म में होती है, जिसको सारे पार्टनर साइन कर देते हैं। और इस डीड में क्या होता है, इट कंटेन्स वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप बिजनेस के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तरह तरह के होते हैं, कई सारे क्लॉजेस वगैरह होते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर। तो बेसिकली एग्रीमेंट है पार्टनरशिप की जो रिटन फॉर्म में, ओरल नहीं है, रिटन है, और जिसको सारे पार्टनर साइन करते हैं। तो क्या क्या एग्जांपल्स ऑफ क्लॉजेस है, ठीक है, कुछ क्लॉजेस होती हैं इसमें, है ना, कुछ कुछ टर्म्स होते हैं बोल सकते हो, कुछ कुछ प्रोविजंस होते हैं। तो उसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, पार्टनर्स को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पार्टनर्स को कितनी सैलरी कमीशन बोनस वगैरह मिलेगा, पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज किया जाएगा, पार्टनर्स के लोन पे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, या पार्टनर्स के लोन पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, है ना, फर्म का नाम क्या होगा, फर्म का रजिस्टर्ड एड्रेस किधर रहेगा, कौन कौन पार्टनर्स है, उनकी डिटेल्स वगैरह क्या है, पावर्स एंड राइट्स क्या। अभी हमने बोला था थोड़ी देर पहले कि कुछ कुछ ऐसी पावर्स होती है जिसमें एग्रीमेंट होना जरूरी है, तो वो सारी पावर्स यहाँ पे जरूर मेंशन होनी चाहिए,
राइट। इसके अलावा बिजनेस किस तरह का होगा, आईटी बिजनेस है, सर्विस बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, वगैरह वगैरह, क्या क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन रहेगा पार्टनर्स का। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं उन क्लॉजेस की या टर्म्स की या प्रोविजंस की जो आपके पार्टनरशिप डीड में रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा कुछ रूल्स होते हैं जो हम फॉलो करते हैं स्पेसिफिकली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ रूल्स हम फॉलो करते हैं अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो, ठीक है। अगर कोई पार्टनरशिप डीड एग्जिस्टिंग नहीं है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। वो क्या क्या रूल्स होते हैं? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा पार्टनर को कोई भी सैलरी, कमीशन, कोई भी रेम्यूनरेशन वगैरह नहीं दिया जाएगा। पार्टनर को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। पार्टनर से कोई भी उनकी ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है तो उस लोन पे फर्म पार्टनर को 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देगी या अलाउ करेगी। और ध्यान रखना, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उस लोन पे फर्म पार्टनर से कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती अगर आपके पार्टनरशिप डीड में ना लिखा हो तो, ठीक है। तो जो 6% पर एनम का जो इंटरेस्ट है वो कौन से लोन पे है? लोन एडवांस बाय पार्टनर टू फर्म, ये ध्यान रखना। और एक नोट है जो मैंने आपको पहले भी बताया था जब हमने एलएलपी और पार्टनरशिप के डिफरेंसेस डिस्कस करे थे। जो रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म होती है पार्टनरशिप की बेसिकली विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वो कंपलसरी नहीं होती है बट वो एडवाइजेबल होती है सो एज टू एनेबल द पार्टनर्स टू टेक लीगल एक्शन इफ रिक्वायर्ड, ताकि वो लीगल एक्शन ले पाए अगर जरूरत पड़े। कोई डिस्प्यूट वगैरह हो जाता है तो उस केस में कुछ लीगल एक्शन अगर लेने की जरूरत पड़े तो वो हो पाए, तो ये एडवाइजेबल रहता है। तो ये नोट आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अपने पार्टनरशिप में क्या क्या फाइनल अकाउंट्स बनते हैं, क्या क्या और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजें पता होनी चाहिए, वो सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे कि पहला कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? तो देखो भाई, जो पार्टनरशिप फर्म होती है वो भी नॉर्मल सोल प्रोप्राइटर्स की तरह ही अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाती है। तो जो आपने सोल प्रोप्राइटर्स के केस में फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, सेम फाइनल अकाउंट्स आपकी पार्टनरशिप फर्म भी बनाती है, सेम सारी एडजस्टमेंट्स वगैरह करती है, सब कुछ सेम होता है। सिर्फ एक एडिशनल अकाउंट और बनाती है पार्टनरशिप फर्म जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लिया पार्टनरशिप ने, उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया, उससे नेट प्रॉफिट निकाल लिया। उसके बाद वो क्या करती है? पीएनएल अकाउंट बनाने के बाद वो एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। और ये क्यों बनाती है? टू शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या है? एक से ज्यादा ओनर्स है, बेसिकली पार्टनर्स क्या है? ओनर्स है। तो एक से ज्यादा व्यक्ति ओनर्स है पार्टनरशिप में, तो उनके बीच में प्रॉफिट कैसे कैसे बटेंगे ये दिखाने के लिए पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है? इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो जैसे पीएनएल अकाउंट इज ऑल्सो नॉमिनल अकाउंट, दिस इज ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट। इसका फॉर्मेट कैसे बनता है? तो फॉर्मेट ध्यान से देखना है हमको, राइट। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बिल्कुल टी शेप नॉर्मल अकाउंट बनता है, राइट। नेट प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड हम बाय पीएनएल अकाउंट करके लिख लेते हैं, अगर नेट लॉस है तो टू पीएनएल अकाउंट करके हम नेट लॉस लिख लेते हैं। फिर डेबिट साइड पे हम सारे जो भी पार्टनर्स को दिया जा रहा है वो सारी चीजें डेबिट साइड पे डाल देते हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, है ना। इसके अलावा अगर कोई रिजर्व वगैरह में पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है वो, उसके बाद आपकी क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आती है बेसिकली, जो पार्टनर से चार्ज की जाती है। और सब कर कराने के बाद जो डेबिट साइड पे बैलेंस बच जाता है इसको हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको पार्टनर्स के पीएसआर में हम लोग बांट देते हैं। ध्यान रखना, जो भी डेबिट साइड में चीजें आ रही है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो हम बोलते हैं होती है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं पार्टनर्स को, वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। सैलरी, कमीशन, बोनस कुछ दे रहे हैं पार्टनर्स को, वो है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अगर हम रिजर्व में कुछ पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं तो वो भी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। जो डिविजिबल प्रॉफिट्स पीएसआर में बट रहे हैं वो भी है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स। तो डेबिट साइड पे जो सारी चीजें आती है सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। तो अगर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट है हम लोग अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर बेसिकली जो होता है उसको बांट देते हैं पार्टनर्स के बीच में। और अगर क्रेडिट साइड में खुदा ना खास्ता बच गया बैलेंस तो उसको हम बोल देते हैं लॉस, और लॉस को भी हम लोग पार्टनर्स के पीएसआर में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, कभी कभी हमें नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन खुद करनी पड़ती है। कैसे सर? आपको कोई प्रॉफिट गिवन होगा, कोई प्रॉफिट आपको गिवन होगा, वो ले लेना। अगर कोई पार्टनर के लोन पे कोई इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो वो माइनस कर देना अगर वो नहीं किया हुआ। अगर पार्टनर को कोई रेंट दिया वो भी माइनस कर देना। तो उसके बाद जो आपका बचेगा वो बचेगा आपका नेट प्रॉफिट, जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा।
सर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर हम क्यों माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट निकालने के लिए? बिकॉज ये दोनों भी चीजें क्या होती हैं, ये होती है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो पीएनएल अकाउंट में जो भी डेबिट साइड पे खर्चे आते हैं वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट पेड टू पार्टनर दोनों भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए हम लोग इसको माइनस करते हैं। अगर आपकी फर्म फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज कर रही है तो ऊपर हम जो भी चीजें ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल में, वो हम कैपिटल की जगह कहां ट्रांसफर कर देते हैं? करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंट अकाउंट में जाता है, सैलरी कमीशन वगैरह करेंट अकाउंट में जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज करते हैं पार्टनर से वो उनके करेंट अकाउंट से करते हैं, प्रॉफिट वगैरह जो उनको ट्रांसफर करते हैं वो करेंट अकाउंट में करते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो, आपके पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हो मतलब जो प्रॉफिट्स अवेलेबल हो, है ना, वो एप्रोप्रिएशन से कम हो, जो आपको टोटल प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, अप्रोप्रिएट करने हैं, उससे कम हो अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो हम क्या करते हैं? तो हम जो भी अवेलेबल प्रॉफिट्स होते हैं उसको रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो हमको एक रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालना पड़ता है और उस रेशियो में हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मैंने एग्जाम्पल भी करा रखा है अपनी डिटेल लेक्चर्स में, राइट। अच्छा, अवेलेबल प्रॉफिट जब मैंने बोला था, व्हाट डू आई मीन बाय अवेलेबल प्रॉफिट? जब मैं बोल रहा हूं ना अवेलेबल प्रॉफिट इनएडिक्वेट है, राइट, एडिक्वेट नहीं है, तो व्हाट डू आई मीन बाय अवेलेबल प्रॉफिट? इट मींस नेट प्रॉफिट एज पर पीएनएल अकाउंट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम है, तो वो भी हम जोड़ देते हैं, तो दोनों को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं अवेलेबल प्रॉफिट्स विच इज अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर की क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है? तो हमने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करते हैं हम लोग? पहली एंट्री, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो इंटरेस्ट को हम लोग पार्टनर्स के लोन में ही क्रेडिट कर देते हैं, और क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, खर्चा है, तो इसको हम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेंट पेड टू पार्टनर की क्या एंट्री होती है? तो जब रेंट देते हैं तो हम रेंट अकाउंट डेबिट करते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंस्टीट्यूट आपका बोलता है रेंट को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करो, तो अकॉर्डिंगली हम फिर वही फॉलो करते हैं, रेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि अगेन रेंट भी खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो ये भी हम लोग ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, राइट। अच्छा, फिर नेक्स्ट है आपका पार्टनर्स कैपिटल को मेंटेन कैसे किया जाता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल्स इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो इसके दो मेथड होते हैं, एक मेथड हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड। क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरे को हम बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट्स बनते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, या जिसको हम सिंपली कैपिटल अकाउंट भी बोल देते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बोलना चाहो बोल लो, और दूसरा आपका पार्टनर्स करेंट अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो बनता है, इसमें नाम नहीं आ रहा है क्या, फिक्स्ड, तो यानी कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जो है आपका बैलेंस जो उसका रहता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता, राइट। अगर मतलब क्या वो हमेशा फिक्स रहता है? क्या वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी? तो आंसर इज नो। दो सिनेरियोज में फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो सकता है, वरना वो चेंज नहीं होता। वो क्या क्या है? अगर पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल लाया तो चेंज हो सकता है, अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ कर लिया, जिसको हम ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी बोलते हैं या विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, तो उस इन दोनों चीजों से जो फिक्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज हो सकता है, वरना वो चेंज नहीं होता। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? एक तो पार्टनर्स की जो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो आती है, इसके अलावा अगर वो एडिशनल कैपिटल को लाया तो वो बढ़ जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, और अगर कोई पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ करा तो उससे फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो जाता है। और बाकी सारी जो भी चीजें हैं वो कहां जाती हैं? पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, पार्टनर्स की सैलरी, जो प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं, लॉस का जो शेयर है, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग्स मतलब ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। तो ड्रॉइंग्स दो तरह की होती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जाता है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जाता है पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में, ठीक है। और क्वेश्चन में जब तक स्पेसिफिकली बोले ना हो कि जो ड्रॉइंग्स हो रही है वो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है या विड्रॉल ऑफ कैपिटल है, हम उसको ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की तरह ही ट्रीट करते हैं, याद रखना, नहीं तो बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन होती है, ठीक है। तो ये है फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज का ध्यान रखना, जो फिक्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। फिक्स कैपिटल अकाउंट का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है। करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, वो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। सेकंड है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो नाम ही आ रहा है फ्लक्चुएटिंग, मतलब यहां पे हम एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं जो फ्लक्चुएट करता रहता है,
ठीक, राइट। तो एक ही कैपिटल अकाउंट है तो सारी चीजें रिलेटिंग टू कैपिटल इसी के अंदर आती है। इसमें भी कोई रूल नहीं है कि क्रेडिट बैलेंस ही होना चाहिए, इसमें क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, बट यूजुअली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, बट हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसके 4 तरीके बेसिकली डिस्कस करता हूं मैं कैलकुलेशन करने के। पहला क्या है, पहला आप एक सिंपल स्टेटमेंट फॉर्म में कैलकुलेट कर लो। कैसे सर, ओपनिंग कैपिटल होगा, ओपनिंग कैपिटल पे फुल ईयर के लिए आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ध्यान रखना टाइम बेसिस पे होता है, टाइम बेसिस पे होता है। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल पे आप पूरे साल के लिए 12 मंथ्स के लिए कैलकुलेट कर लो। अगर साल के दौरान एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने, तो जितने पीरियड के लिए भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया उसने, उस पीरियड के लिए एडिशनल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड कर दो उसके ऊपर। और अगर पार्टनर ने कोई कैपिटल विड्रॉ कराए, तो जितने पीरियड के लिए वो विड्रॉ कराए उस पीरियड का इंटरेस्ट जो भी है वो आप माइनस कर दो, तो अल्टीमेटली आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरे साल का आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसको इक्वेशन टाइप के फॉर्म में कर लो, मैथमेटिकली करके कर लो। कैसे, सपोज 1 लाख का कैपिटल का बैलेंस पार्टनर का 6 महीने के लिए रहा, तो पहले 1 लाख पे 6 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। फिर सपोज 9 महीने के लिए सॉरी 4 महीने के लिए साल में 1,30,000 का बैलेंस हो गया कैपिटल का पार्टनर का, तो 4 महीने के लिए 1,30,000 पे इंटरेस्ट निकाल लो, है ना। उसके बाद सपोज 2 महीने के लिए पार्टनर का जो कैपिटल का बैलेंस है वो 1.5 लाख हो गया, तो 2 महीने के लिए 1.5 लाख पे इस पे 2 महीने का इंटरेस्ट निकाल लो। तो इस प्रकार से आप कर लो, ऐड कर लो, मैथ्स लगा लो अपनी, और आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तीसरा तरीका होता है प्रोडक्ट मेथड, जो बेसिकली फर्स्ट मेथड को टैबुलर फॉर्म में करने का तरीका है। तो वो कैसे तरीका है ना, ओपनिंग कैपिटल पे आप पूरे 12 महीने का ले लो और आप प्रोडक्ट निकाल लो, है ना। कोई और कैपिटल इंट्रोड्यूस किया पार्टनर ने, सपोज 30,000 का 6 महीने के लिए किया, तो इसका 30,000 इंटू 6 करके प्रोडक्ट निकाल लो। 20,000 का कैपिटल और इंट्रोड्यूस किया सपोज पार्टनर ने 2 महीने के लिए, तो 20,000 इंटू 2 करके 40,000 का प्रोडक्ट निकाल लो। सपोज इसमें और मैं बोल देता हूं कि किसी पार्टनर ने 40,000 का कैपिटल विड्रॉ करा, तो ये -40,000 हो जाएगा, इंटू जितने भी महीने के लिए विड्रॉ करा। सपोज जनवरी में किया, 1 जनवरी को सपोज विड्रॉ करा पार्टनर ने कैपिटल, तो 3 महीने के लिए विड्रॉ करा, तो ये माइनस में प्रोडक्ट आ जाएगा 1,20,000। ठीक है, और ये प्रोडक्ट का फिर आप प्लस माइनस करके निकाल लो कि क्या टोटल आ रहा है प्रोडक्ट का, और फिर इस प्रोडक्ट के टोटल पे आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर लो। ठीक है, तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, टोटल ऑफ जो प्रोडक्ट आ रहा है वो लो, इंटू इंटरेस्ट का रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इससे आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। एक और तरीका होता है इफेक्टिव कैपिटल मेथड से आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली सेकंड मेथड जो आपको बताया था उसका टेबुलर फॉर्म है। तो वही, अगर 1 लाख का बैलेंस 6 महीने के लिए रहा, तो 1 लाख इंटू 6 करके इफेक्टिव कैपिटल 6 लाख आ गई। 1,30,000 का बैलेंस सपोज 4 महीने के लिए रहा, तो 1,30,000 इंटू 4 करके 5,20,000 इफेक्टिव कैपिटल आ गई। 1,50,000 का बैलेंस सपोज 2 महीने के लिए रहा, तो 3 लाख का जो बैलेंस आ गया आपका इफेक्टिव कैपिटल का वो आ गया, और फिर सबको जोड़ दो, तो इसका जो टोटल आया इसको हमने बोला टोटल ऑफ इफेक्टिव कैपिटल, जो मजे की बात है आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट के बराबरी। ठीक है, तो इसमें भी वही इफेक्टिव कैपिटल का जो टोटल आया इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। अल्टीमेटली मैं आपको बता देता हूं ये गणित है और कुछ नहीं। 4 तरीका सिर्फ दिखने में लगता है 4 तरीका है, बट ये गणित है। अगर आप देखोगे दिस इज मैथ्स, है ना। तो एक ही चीज को तो मैथ्स में सॉल्व करने के अलग अलग तरीके जैसे नहीं होते, तो बस वही चीज आपको मैंने बता रखी है। ठीक है, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन के टाइम। पहली, अगर आप फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हो, अगर आपकी फर्म फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो कर रही है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट के बैलेंस में नहीं निकलेगा, सिर्फ फिक्स कैपिटल के बैलेंस में निकलेगा। दूसरी बात, क्योंकि हमको ओपनिंग कैपिटल की जरूरत होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते वक्त, और आपके सवाल में अगर वो ओपनिंग कैपिटल ना दे रखी हो, उसने क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो, और फिर आपको पूरे साल की ट्रांजैक्शन दे रखी हो, तो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे पहले आना पड़ेगा, फिर अपनी नॉर्मली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, अगर प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट है, तो जो प्रॉफिट्स है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं इन द रेशियो ऑफ कैपिटल या फिर इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रोवाइडेड कोई और एप्रोप्रिएशन नहीं। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट तभी लगेगा जब आपकी जो अवेलेबल प्रॉफिट्स है वो कम है, इनएडिक्वेट है, प्लस कोई भी और एप्रोप्रिएशन वगैरह नहीं है, तो उस केस में आप फिर रेशियो ऑफ कैपिटल में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। अगर और भी एप्रोप्रिएशन है, तो फिर आपको सारी एप्रोप्रिएशन के बेसिस में रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है आपका
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की ड्राइंग्स होती है, एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स, दूसरी होती है आपकी इरेगुलर ड्राइंग्स, राइट। रेगुलर ड्राइंग सर क्या होती है, उसके लिए दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है। पहला, इक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रहा हो और टाइम इंटरवल बिटवीन जो टू ड्राइंग्स हो वो सेम रहे। एग्जाम्पल 1000 विड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। तो ये होती है आपकी रेगुलर ड्राइंग्स। तो अगर रेगुलर ड्राइंग्स है तो आप यूज करना एवरेज पीरियड मेथड। अगर इरेगुलर ड्राइंग्स है, इरेगुलर ड्राइंग्स मतलब ऐसी ड्राइंग्स जो रेगुलर नहीं है, अगर कोई ड्राइंग्स रेगुलर नहीं है तो वो इरेगुलर है, तो उस केस में आप या तो सिंपल मेथड यूज कर सकते हो या तो आप प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एवरेज पीरियड मेथड कैसे यूज होता है, इससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलता है, तो फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, तो एवरेज पीरियड निकालने का क्या तरीका है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, तो इससे आपका एवरेज पीरियड निकल जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड फॉलो कर रहा हूं, मतलब अगर इरेगुलर ड्राइंग्स हो तो क्या करना है आपको, तो क्या करना है, तो ये भी फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं आपके स्टडी मटेरियल से। तो जब आपको इरेगुलर ड्राइंग्स के केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करनी हो तो या तो आप सीधा सीधा सिंपल मेथड से कर सकते हो। सिंपल मेथड का मतलब क्या हुआ कि जितने महीनों के लिए ड्राइंग्स हो रही है उतने महीनों के लिए आप अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर लो। या तो अगर नंबर ऑफ ड्राइंग्स बहुत ज्यादा है तो आप उस केस में फिर प्रोडक्ट मेथड यूज कर सकते हो। वो कैसे, आप पहले प्रोडक्ट निकाल लो सारे ड्राइंग्स का। तो सपोज 500 रुपए 10 महीने के लिए विड्रॉ हुए तो 500 इंटू 10 5000 प्रोडक्ट आ गया। 400 रुपए सपोज 9 महीने के लिए विड्रॉ हुए तो 400 इंटू 9 करके 3600 आ गया। 600 रुपए 6 महीने के लिए हुए तो 600 इंटू 6 3600 ऐसे आ गया, प्रोडक्ट आ गया। तो ऐसे करके आप टोटल ऑफ प्रोडक्ट निकाल लो। फिर आप कैसे निकालोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12, तो इससे आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इंडिविजुअली डायरेक्टली करो, 500 रुपए पे अलग से 10 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, 400 रुपए पे 9 महीने का अलग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, 600 रुपए पे अलग से 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालो, ठीक है। जब आप ये अलग अलग काम करोगे तो ये सिंपल मेथड हो गया, ठीक है। सिंपल मेथड आप तब यूज कर सकते हो जब साल में 2-3 ही ड्राइंग हो रही हो। बट सपोज साल में 6-7 ड्राइंग हो रही हो, 10 ड्राइंग हो रही हो, सारी रेगुलर नेचर की, तो उस केस में भी प्रोडक्ट मेथड आप यूज कर सकते हो टू सेव योर टाइम, ठीक है। लेकिन बात वही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका कैपिटल रेशियो की कैलकुलेशन। कैपिटल रेशियो, तो कभी कभी पार्टनर्स जो होते हैं वो कहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट या लॉस है जो वो है कैपिटल रेशियो में शेयर करेंगे। तो कैपिटल रेशियो निकलती कैसे है, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो आप फिर जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो निकालोगे वो निकालोगे ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो ऑफ गिवन फिक्स कैपिटल्स। तो फिक्स कैपिटल्स का जो रेशियो होगा दैट विल बी योर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वेटेड एवरेज मेथड, मतलब जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव कैपिटल, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको स्टडी मटेरियल का सवाल भी कराया था कि आप कैसे इफेक्टिव कैपिटल निकाल के उसके बेसिस पे अपनी पीएसआर की कैलकुलेशन कर सकते हो। तो इफेक्टिव कैपिटल आपने एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में भी पढ़ा और अब आप यहां पे भी पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल निकालते कैसे हैं वो मैंने पहले बता दिया आपको जब मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन बताई थी, ठीक है। तो देखो ये सवाल भी हमने कर रखा है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के टाइम पे आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन में अगर ड्राइंग्स की डेट ना दे रखी हो तो हम क्या मानते हैं, हम अज्यूम करते हैं इट हैज बीन विड्रॉन इवनली ड्यूरिंग द ईयर। मतलब जो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन करते हैं वो हम 6 महीनों के लिए करते हैं, 6 मंथ्स के एवरेज पीरियड के लिए करते हैं। अगर पूरे साल में 12 महीने चल रहे हो, अगर कोई साल 6 महीने का ये सिर्फ आधा ही साल है तो फिर उसका 6 महीने का आधा 3 महीना और सो ऑन, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ मंथ्स है आपके अकाउंटिंग ईयर में उसका आधा कर लोगे, उस पीरियड के लिए आप एवरेज पीरियड के लिए बेसिकली आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कैलकुलेशन कर लोगे। ये हम लोग जनरली अजम्पशन फॉलो करते हैं, 12वीं में भी सेम अजम्पशन होती थी और यहां पे भी आपकी सेम अजम्पशन है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आपका होता है वो होता है पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट एडजस्टमेंट, तो जब पास्ट एडजस्टमेंट है आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकते हो यूजिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट, या फिर आप हर एडजस्टमेंट के लिए अलग अलग सेपरेट एंट्रीज पास कर सकते हो यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, राइट। तो ये जो सेकेंड वाला तरीका है ना सेपरेट एंट्रीज वाला, इसको आप अपने रेक्टिफिकेशन के चैप्टर से लिंक कर सकते हो। तो वहां पे आपको याद होगा हम एक रेक्टिफिकेशन का टाइप पढ़ते हैं जो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने के बाद यानी नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में होता है। तो सेम चीज को आप यहां पे फॉलो कर सकते हो।
जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, कि कैसे आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बना के पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट के थ्रू अपनी पास्ट एडजस्टमेंट को कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको एक एडजस्टमेंट की टेबल बनानी होती है, राइट। तो एडजस्टमेंट की टेबल कुछ इस प्रकार से बनती है, सपोज दो पार्टनर्स है ए और बी, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 1 सपोज कुछ ऐसी है जो हमें पार्टनर्स में क्रेडिट करनी है, तो वो ये हमने प्लस में लिख दिया, राइट। एडजस्टमेंट नंबर 2 ऐसी कोई जो है हमें जो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट करनी है, तो ये हमने माइनस करके लिख दिया। ठीक है, तो सारी आप एडजस्टमेंट प्लस माइनस जो भी है सब कर लेते हो। फिर आप निकालते हो प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट, प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट। ये कैसे निकालते हो, सिंपल तरीका है, ये कैसे निकालते हो, टोटल ऑफ एडजस्टमेंट डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल माइनस टोटल ऑफ एडजस्टमेंट्स क्रेडिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल। इसका आंसर अगर आपका पॉजिटिव में आता है तो आप बोलते हो ये है प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट, अगर इसका आंसर आपका नेगेटिव में आएगा तो ये होता है आपका लॉस ऑन एडजस्टमेंट। ठीक है, तो इसको आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डाल देते हो। अगर प्रॉफिट ऑन एडजस्टमेंट है तो आप क्रेडिट कर दोगे, लॉस ऑन एडजस्टमेंट है तो डेबिट कर दोगे। तो अकॉर्डिंगली आप लोग ये काम सारा करके फिर आप एक नेट इफेक्ट निकालोगे। ठीक है, तो और नेट इफेक्ट के बेसिस में आपकी एडजस्टमेंट एंट्री बन जाती है। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना, अगर आपकी जो एरर है, जो आपकी गलती हुई है, वो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन रॉन्ग रेशियो के ऊपर। ठीक है, मतलब आपने पिछले साल में कोई गलत रेशियो में प्रॉफिट्स को बांट दिया, तो उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में आपको पहले रिवर्स करना पड़ेगा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, और फिर आपको प्रॉफिट्स को दोबारा से बांटना पड़ेगा सही रेशियो में। ठीक है, तो उस केस में आपको ये प्रॉफिट या लॉस ऑन एडजस्टमेंट वाला झमेले में पड़ने की जरूरत नहीं, अगर रॉन्ग रेशियो का केस होगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स मतलब किसी पार्टनर को हम लोग गारंटी कर देते हैं कि भाई तेरा मिनिमम इतना प्रॉफिट शेयर किसी भी साल में रहेगा ही रहेगा, राइट। तो अब यहां पे क्या क्या केसेस हो सकते हैं, पहला केस हो सकता है या तो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर जो पार्टनर का निकलता है वो आता है मोर देन मिनिमम प्रॉफिट शेयर, जो गारंटी प्रॉफिट शेयर है। सपोज हमने पार्टनर को 10,000 की गारंटी दी थी, उसका प्रॉफिट शेयर बन जाता है 15,000 का, तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, नो डेफिशिएंसी, और फिर हम लोग प्रॉफिट्स को नॉर्मली बांट देंगे जैसे हम बांटते हैं। हाँ, अगर जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयर है वो गारंटीड प्रॉफिट से कम हो जाए, सपोज हमने पार्टनर को 10,000 की गारंटी दे रखी है बट उसका प्रॉफिट शेयर आता है 8,000 का, तो इस केस में हम बोलेंगे कि भाई एक्चुअल प्रॉफिट शेयर कम हो गया, तो यहां पे एक डेफिशिएंसी आ गई, 2,000 रुपए की कमी आ गई। ठीक है, डेफिशिएंसी मतलब कमी। अब इस डेफिशिएंसी की क्या हम एडजस्टमेंट करते हैं, क्योंकि हमें गारंटीड पार्टनर को, जो भी हमने गारंटी दे रखी है पार्टनर को, उसको हमें उसका गारंटीड शेयर देना ही पड़ेगा। तो इसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, सिंपल है, या तो ये कोई एक पार्टनर बॉन्ड करेगा, कोई अकेला एक पार्टनर इस डेफिशिएंसी को बॉन्ड करेगा, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल गारंटी, या तो इस डेफिशिएंसी को आपके दो या बाकी दो से ज्यादा जो भी पार्टनर्स है वो एक एग्रीड रेशियो में आपके बियर करेंगे। ये दोनों चीजें तब होगी जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा, जब पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अगर कुछ भी नहीं लिखा पार्टनरशिप डीड में तो हम क्या करते हैं, तो फिर ये डेफिशिएंसी जो बियर की जाती है वो की जाती है बाय रिमेनिंग पार्टनर्स उनके अपने रिस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं गारंटी बाय फर्म, गारंटी बाय फर्म। तो क्वेश्चन अगर साइलेंट है तो आपको ये वाला फॉलो करना है, गारंटी बाय फर्म। अच्छा, दो टर्म्स होती है, एक होता है गारंटीड पार्टनर, गारंटीड पार्टनर वो पार्टनर होता है जिसको हमने गारंटी दे रखी है। दूसरा होता है गारंटीइंग पार्टनर, गारंटीइंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो गारंटी दे रहे होते हैं, यानी जो डेफिशिएंसी बियर कर रहे होते हैं, राइट। तो ये दोनों टर्म्स आप ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंगली आपकी जो एंट्री बनती है डेफिशिएंसी की एडजस्टमेंट की जो एंट्री बनती है वो क्या बनती है, गारंटीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। जो पार्टनर्स गारंटी कर रहे हैं उनके कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं, कम कर देते हैं, और टू गारंटीड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो पार्टनर्स को गारंटी मिल रही है उनके कैपिटल को हम क्रेडिट कर देते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द कैपिटल। ठीक है, तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट था आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स के पहले चैप्टर का, जिसको हम बोलते हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स, 12वीं में जिसको हम लोग बोलते थे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, राइट। चलो, नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स में वो होता है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, इसमें हम सीखते हैं कि गुडविल क्या होती है, फिर हम लोग गुडविल कैलकुलेट करना सीखते हैं, और अलग अलग रिकॉन्स्टिट्यूशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ,
इनमें हम गुडविल की कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, ये हम सारी चीजें इसमें कवर करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन ऑफ अ फर्म विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि हमारी फर्म अपनी रेपुटेशन की वजह से नॉर्मल प्रॉफिट से कितने ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाएगी फ्यूचर में, राइट? इट इज द probability that old customers will come back, that is it represents customers loyalty which helps the firm in earning super profits। ठीक है, तो पूरा मीनिंग होता है। अच्छा, गुडविल जो होता है ये क्या होता है? ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है। आपका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे डील करते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करोगे तो वो होता है AS 26, अगर इंड एस की बात करोगे तो होता है इंड AS 38। ठीक है। अच्छा, गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत कब कब पड़ती है पार्टनरशिप अकाउंट्स में? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एडमिशन में, रिटायरमेंट या डेथ में, एमैल्गमेशन जब होती है फर्म की तब, या फर्म की जब सेल होती है तब। ठीक है। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं गुडविल की वैल्यू को? क्वालिटी ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो फर्म ऑफर करती है, ओनर्स की कैसी रेपुटेशन है, मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है, ट्रेडमार्क्स पेटेंट्स वगैरह कैसे कैसे हैं हमारी फर्म के पास, बिजनेस के पास, बिजनेस की लोकेशन किधर है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसे करती है, R&D डिपार्टमेंट अगर कोई है हमारी फर्म का तो वो कैसा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या क्या है हमारी फर्म के पास, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट्स है तो बेटर गुडविल रहेगी। तो ये सब कुछ आपकी जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं गुडविल को, इसको आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम इंटेंजिबल एसेट, कोई भी इंटेंजिबल एसेट को अपनी किताबों में कब रिकॉर्ड कर सकते हैं? तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? पहला, इट शुड हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट एंड मस्ट बी क्लियरली आइडेंटिफाइबल। तो ये क्लियरली पहली बात आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। दूसरी बात, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम सच एसेट शुड फ्लो टू द एंटिटी। फ्यूचर बेनिफिट्स जो होंगे, कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट्स मतलब बेसिकली कुछ हमारे कैश फ्लोज में बढ़ोतरी होनी चाहिए, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी में बढ़ोतरी होनी चाहिए ऐसे एसेट से फ्यूचर में। और तीसरा, इट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, यानी इसकी वैल्यू को हम रिलायबली मेजर कर सकते हो। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब हम अपने इंटेंजिबल एसेट्स को अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इसी की वजह से, इन्हीं रिकॉग्निशन क्राइटेरियाज की वजह से हम अपनी किताबों में सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं रिकॉर्ड करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स सिंस इट डज नॉट सेटिस्फाई द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सिर्फ हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? परचेज गुडविल हम अपनी किताबों में रिकॉर्ड करते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है। परचेज गुडविल कौन सी गुडविल होती है? ऐसी गुडविल फॉर विच सम कंसिडरेशन इज पेड। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस एक्विजिशन में हम अगर गुडविल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन पे करते हैं तो वो होती है हमारी परचेज्ड गुडविल। ठीक है, ओके। गुडविल के वैल्यूएशन करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं? तो ये ऐसा आप लोगों ने मोटा मोटे पढ़ ही रखे हैं अपने 12वीं में भी। एक होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें हम लोग या तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हैं या हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स भी यूज कर सकते हैं। फिर होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें हम लोग नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड यूज करते हैं, या फिर जो आपके लिए नया है वो क्या, एन्युटी मेथड। और लास्टली होता है आपका कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें हम कैपिटलाइज कर सकते हैं एवरेज प्रॉफिट को। तो आपके आईसीआई के स्टडी मटेरियल में तो सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कवर्ड है, बट मैं आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट भी बता दूंगा। ठीक है जी, ओके। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम लोग कैसे गुडविल निकालते हैं? गुडविल की कैलकुलेशन होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज होता है ये आपको गिवन होगा। अब यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट जो आप यूज करते हो वो सिंपल एवरेज भी यूज कर सकते हो और वेटेड एवरेज भी यूज कर सकते हो। वेटेड एवरेज क्या होता है? मतलब वेटेड एवरेज हम जनरली कब यूज करते हैं? जब हमारे प्रॉफिट्स में कोई ट्रेंड होता है, चाहे डाउनवर्ड ट्रेंड हो चाहे अपवर्ड ट्रेंड हो, तो हमारे प्रॉफिट्स में अगर कोई ट्रेंड हमें दिखता है तो जनरली हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं, ताकि हम लोग रीसेंट ईयर के प्रॉफिट्स को ज्यादा वेटेज दे पाए, ज्यादा इंपॉर्टेंस दे पाए। ठीक है। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? सिंपल एवरेज प्रॉफिट अगर मैं आपसे बोलूं तो अगर आपको पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स लेने तो 5 सालों के प्रॉफिट्स का टोटल ले लो, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, तो आपका सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे आपका निकलता है? तो उसके लिए आपको अलग अलग से कुछ ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स कुछ प्रोडक्ट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ती है। तो 2018 के सपोज 30,000 के प्रॉफिट्स को हमने 1 वेट दिया, तो 30,000 इंटू 1 30,000। 2019 के प्रॉफिट्स यानी 40,000 को हमने सपोज 2 वेट दिया, तो 40,000 इंटू 2 दैट इज 80,000।
2020 के प्रॉफिट को हमने 45,000 मतलब सॉरी 2020 का प्रॉफिट 45,000 है जिसको हमने 3 वेट दिया तो 45,000 इंटू 3 दैट इज 1,35,000 एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से आप प्रोडक्ट्स निकाल लेते हो ऑन द बेसिस ऑफ वेट्स। ठीक है, प्रॉफिट इंटू वेट्स, तो आप प्रोडक्ट निकाल लेते हो तो आपका आ जाता है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, सारे प्रोडक्ट का टोटल कर देते हो, फिर इसी प्रकार से आप सारी वेट्स का टोटल कर देते हो। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है, और फिर उसके बाद आपकी गुडविल ऐसी निकल जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। राइट, ओके। कभी कभी हमें गुडविल कैलकुलेशन में जो हम ये प्रॉफिट्स लेते हैं इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करके अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालने पड़ते हैं। क्या निकालने पड़ते हैं? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कैसे निकालोगे? जो भी प्रॉफिट आपको गिवन होगा उसमें प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट्स है वो कर दोगे तो आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स आ जाएंगे। ये एडजस्टमेंट्स कैसी कैसी हो सकती हैं? अब नॉर्मल लॉस की जैसे हो सकती है, अगर किसी साल आपका कोई अब नॉर्मल लॉस है तो आप प्लस कर दोगे। सिमिलरली कोई अब नॉर्मल गेन की हो सकती है, अगर किसी साल आपका कोई अब नॉर्मल गेन है तो वो माइनस कर दोगे। अगर पार्टनर का कोई रेम्यूनरेशन वगैरह है जो अभी आपने माइनस नहीं किया तो वो भी आप माइनस कर दोगे। तो इस प्रकार से आप एडजस्टमेंट्स करके अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? बेसिकली सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट। अगर एक्चुअल प्रॉफिट है इंफॉर्मेशन में तो एक्चुअल प्रॉफिट यूज करते हैं, अगर एवरेज प्रॉफिट है इंफॉर्मेशन में तो एवरेज प्रॉफिट यूज करते हैं। तो एक्चुअल या और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल इंप्लॉयड या फिर एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड अगर आप निकाल सकते हो तो, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ये होता है आपका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। एनआरआर क्या होता है भाई? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इट इज द रेट ऑफ रिटर्न प्रिवेलिंग इन द लोकेलिटी ऑफ सिमिलर बिजनेस। तो ये बेसिकली आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलता है? तो इसके लिए आप एसेट साइड अप्रोच ले सकते हो या लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले सकते हो। अगर आप एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो कैसे निकालोगे? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। और अगर आप लाइबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे हो तो कैसे निकालोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्लस रिजर्व्स वगैरह। ऑफ कोर्स बोलने की बात नहीं है, दोनों भी अप्रोच से आपकी जो कैपिटल इंप्लॉयड की वैल्यू है वो सेम ही आएगी। अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड की इंफॉर्मेशन भी है, क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड की भी इंफॉर्मेशन है, तो ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड डिवाइडेड बाय 2 करके आप एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप निकाल लोगे बल्कि। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गई सुपर प्रॉफिट की बात। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? दोबारा से बोल लेते हैं, एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब इससे हम गुडविल कैसे निकालते हैं? तो इसमें अगर आप नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड यूज कर रहे हो, एनवाईपी मेथड यूज कर रहे हो, तो गुडविल निकलती है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। और अगर आप एन्युटी मेथड यूज करते हो तो एन्युटी मेथड से कैसे निकलती है? हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं, टोटल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। ठीक है, तो अगर अगले 5 साल हम बोल रहे हैं कि हम सुपर प्रॉफिट कमाने वाले हैं तो इन 5 साल के अलग अलग साल के हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं कि जो 5 सालों में जो प्रॉफिट आएगा, हमारा सुपर प्रॉफिट आएगा, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसको निकालने के लिए हम एक डिस्काउंटिंग का रेट यूज करते हैं जो आपको गिवन रहेगा। ठीक है, इसको निकालने का बड़ा सिंपल एक तरीका और होता है। अगर आपके सुपर प्रॉफिट हर साल सेम ही रहने वाले, जो कि प्रैक्टिकली सवालों में सेम ही रहेंगे, तो अगर सुपर प्रॉफिट सेम ही रहेंगे हर साल तो हम सिंपली सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके इसकी गुडविल की वैल्यू निकाल सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, मैंने डिटेल लेक्चर में वैसे निकालना सिखाया भी था, बट अब वो मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अगर आएगा तो वो आपको एन्युटी फैक्टर निकाल के दे देगा। ठीक है, अच्छा, एन्युटी मेथड क्या अच्छा मेथड है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड? द आंसर इज यस। एन्युटी मेथड एक बेटर मेथड है। क्यों? क्योंकि वो एक मेजर लिमिटेशन आपके नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मेथड में का जो होता है उसको ओवरकम कर देता है। दैट इज वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो होता है उसको कंसिडर करता है। ठीक है, तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाला जो फैक्टर होता है उसको भी कंसिडर करता है फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्योंकि फ्यूचर में जो आप सुपर प्रॉफिट कमाने वाले हो उसकी आज की वैल्यू कुछ और होगी। राइट, 1 साल बाद जो आप सुपर प्रॉफिट कमाओगे, 2 साल बाद जो सुपर प्रॉफिट कमाओगे, 3 साल बाद जो सुपर प्रॉफिट कमाओगे, उसकी सबकी आज की वैल्यू कुछ और होगी। इसलिए ये जो एन्युटी मेथड होता है उस टाइम वैल्यू का भी जो एलिमेंट होता है उसको भी कंसिडर कर लेता है। वैसे आप इसको अपने एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी यूज कर सकते हो सेम वे में, बट आपके स्टडी मटेरियल में वो एवरेज प्रॉफिट मेथड में नहीं, सुपर प्रॉफिट मेथड में इसको डिस्कस किया हुआ है। अकॉर्डिंगली हम लोग भी इसको सिर्फ
सुपर प्रॉफिट में कवर कर देते हैं, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग आप उसको एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी यूज कर सकते हो। ठीक है जी, ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर ऑब्वियसली हम लोग कोई भी क्वेश्चन वगैरह तो डिस्कस कर नहीं रहे, सॉल्व नहीं कर रहे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने है, मेरे साथ कोई डिस्कशन देखनी है, किसी कॉन्सेप्ट की डिटेल डिस्कशन देखनी है, तो आप लोग मेरे डिटेल लेक्चर्स में भी जा सकते हैं। डिटेल लेक्चर्स सारे मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। और सारे लेक्चर्स मैंने जो डाले हैं सब में मैंने टाइम स्टैम्प भी डाल रखे हैं, तो आप उसका यूज करके अपने हिसाब से कोई भी पार्ट आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, थर्ड आपका लास्टली मेथड जो होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। आपके स्टडी मटेरियल में जैसा कि मैंने बोला कवर्ड क्या है, सिर्फ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कैसे निकलता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से कैसे हम गुडविल निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला है गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। नॉर्मल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉय। नॉर्मल कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। इसी को आप 12वीं में बोलते थे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, वही चीज है ये निकलती कैसे है, एवरेज प्रॉफिट इंटू 1/NRR, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट अप इंटू 1/NRR, इससे आपकी निकल जाती है नॉर्मल कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकालना ऑलरेडी जैसे आप सुपर प्रॉफिट मेथड में जो निकालते हो वही यहां पे भी निकलती है। तो नॉर्मल कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर लो तो गुडविल आ जाएगी। आपकी नॉलेज के लिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से भी बता देता हूं कैसे आता है गुडविल। इसमें हम लोग सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय NRR कर देते हैं बस सिंपली, तो आपकी गुडविल आ जाती है। ध्यान रखना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट दोनों से जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, बोथ द आंसर विल बी सेम, ठीक है। तो ये होती है आपकी गुडविल वैल्यूएशन के मेथड। वंस आपने गुडविल वैल्यूएशन सीख ली, अब आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आनी चाहिए कि आपको अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग केसेस में कैसे गुडविल को ट्रीट करना है। उसमें जो आपको बेसिकली क्या कवर करना है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के केस में क्या करना होता है आपको गुडविल का, एडमिशन ऑफ पार्टनर में क्या करना होता है, और रिटायरमेंट या डेथ होती है किसी पार्टनर की तो क्या करना होता है, ये आपको सीखना होता है। लेकिन सारे कॉन्सेप्ट्स में, सारे केसेस में एक बेस कॉन्सेप्ट है अपना, हमें सिर्फ एक बेस कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करके रखना है, ठीक है। तो पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं, उसी का एप्लीकेशन है आपके सारे केसेस में। पहला क्या है कि जब भी कुछ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रही है, डेथ हो रही है, तो हमें पार्टनर्स का गेन या सैक्रिफाइस निकालना होता है। तो गेन या सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर करोगे। अगर ये आंसर प्लस में आएगा तो गेन है, अगर ये आंसर नेगेटिव में आएगा तो ये सैक्रिफाइस है, ठीक है। दूसरे आपको दो टर्म्स की क्लैरिटी होनी चाहिए, गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो क्या होता है, रेशियो इन विच गेनिंग पार्टनर्स गेन। जिस रेशियो में गेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं वो गेन करते हैं उसको बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, रेशियो इन विच सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स सैक्रिफाइस। जिस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं अपना प्रॉफिट शेयर, उसको हम लोग बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक। आपकी जो बेस एंट्री होती है गुडविल एडजस्टमेंट की वो क्या होती है, गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट करना होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल को आपको क्रेडिट करना होता है। गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। और इसमें बेसिकली हम करते क्या है, बेसिकली गुडविल की क्यों कैलकुलेशन करते हैं हम, ये एडजस्टमेंट हम क्यों करते हैं, ताकि गेनिंग जो पार्टनर है वो कंपनसेट कर सके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को फॉर देयर सैक्रिफाइस। तो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेट करता है फॉर द फ्यूचर लॉस इन प्रॉफिट्स, ठीक है। फ्यूचर प्रॉफिट्स में जो उनका लॉस होने वाला है, सैक्रिफाइस होने वाला है, उसके लिए वो आज ही कंपनसेट कर देते हैं, जिसके लिए हम लोग गुडविल एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। अच्छा, चेंज इन पीएसआर के केस में आपको क्या करना है, तो अब आपका बेस दिमाग में क्लियर रहना चाहिए, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गुडविल की जब भी बात करेंगे तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पे भी क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पे वैल्यूज कैसे कैसे आएंगी, गेनिंग पार्टनर्स में गुडविल को मल्टीप्लाई कर दोगे उनके गेन शेयर से, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के केस में उनकी गुडविल, टोटल गुडविल को उनके सैक्रिफाइस शेयर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका अमाउंट भी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, अगला है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो यहाँ पे अलग अलग हमारे कुछ केसेस होते हैं। तो इसमें फर्स्ट केस है व्हेन इनकमिंग पार्टनर ब्रिंग्स प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, राइट। तो जो गुडविल का शेयर पार्टनर कैश में लेके आता है, नया पार्टनर कैश में लेके आता है, किसी एसेट के फॉर्म में लेके आता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। ध्यान रखना, प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, जो गुडविल का शेयर नया या इनकमिंग पार्टनर कैश में या किसी और एसेट के फॉर्म में लेके आता है, उसको हम बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो जब प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर ला रहा है कैश में, तो हम क्या क्या एंट्री करते हैं,
बैंक अकाउंट डेबिट पहली होती है, इसमें जो कैपिटल वो लाएगा, नया पार्टनर कुछ ना कुछ कैपिटल लाएगा ही लाएगा, वो आएगा, प्लस जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लाएगा वो भी आएगा। टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो नए पार्टनर का कैपिटल वो ला रहा है उसके हम कैपिटल में डाल देते हैं। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, जो गुडविल होता है, पीएफजी होता है, प्रीमियम फॉर गुडविल होता है, इसको हम लोग पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक हो गई। अच्छा, सेकेंड होता है इफ प्रीमियम फॉर गुडविल इज विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, अगर प्रीमियम फॉर गुडविल जो उनको मिला, जो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया ना उनको, जो उनको मिल गया ये, वो अगर विड्रॉ कर देते हैं तो उसकी केस में हम क्या एंट्री करेंगे, एक और पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ध्यान रखना है विड्रॉल फुल भी हो सकता है, पार्शियल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन हो क्वेश्चन में अकॉर्डिंगली हम लोग उसकी एंट्री यहां पे कर लेंगे, राइट। एक बात का ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत पालना, जब भी प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में ला रहा होगा पार्टनर तो क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्लियरली मेंशन होगा, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि हमें कैसे पता लगेगा, हम क्या करेंगे। अगर लिखा हुआ है क्लियरली तो फिर आप अकॉर्डिंगली लोगे, वरना आप मानोगे कि गुडविल का शेयर वो कैश में लेके नहीं आया। तो अगर सर गुडविल का शेयर कैश में नहीं लाया नया पार्टनर तो क्या, तो उस केस में पहली एंट्री तो आपकी वही होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा, गुडविल का शेयर लाए ना लाए कैपिटल तो लाएगा ही लाएगा पार्टनर, ठीक है। तो इसके कैपिटल लाने की एंट्री हम पहले कर लेते हैं, और गुडविल के लिए फिर हम लोग अपनी फिर वही घिसी-पिटी एंट्री, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर होगा, तो इन नटशेल आपका गेनिंग पार्टनर का ही कैपिटल डेबिट हो रहा है। इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। इसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डाल देते हैं। यहां पे गुडविल का शेयर कैसे निकलता है, टोटल गुडविल जो फर्म की होगी इनटू इनकमिंग पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर, इससे इनकमिंग पार्टनर या नए पार्टनर का गुडविल का शेयर निकल जाता है। अगर कभी बोले क्वेश्चन कि इनकमिंग पार्टनर जो है वो गुडविल पे कर रहा है प्राइवेटली, कैसे पे कर रहा है, प्राइवेटली, यानी घर जाके प्राइवेटली पे कर रहा है, फर्म में पैसा कभी नहीं आ रहा, उस केस में हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल वो तो लाएगा ही लाएगा, उसकी एंट्री कर देते हैं। गुडविल के लिए हम लोग नो एंट्री, कोई भी एंट्री नहीं करते। सारी एंट्रीज में ध्यान रखना, अगर एडमिशन के बाद कोई भी ओल्ड पार्टनर से भी कोई ऐसा पार्टनर है जो गेन कर देता है, जनरली जब एडमिशन होगा तो पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, बट अगर कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर देता है तो उस गेनिंग पार्टनर के कैपिटल को भी हमें डेबिट करना पड़ेगा उसके गेन्ड शेयर ऑफ गुडविल से। इस बात का आप लोग ध्यान रखना, और ये गेन्ड शेयर जो भी होगा वो बाकी जो आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उनके बीच में नॉर्मली सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, आपकी एंट्री बेसिकली यही है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनर गेन करेगा तो उसके कैपिटल को आपको डेबिट करना ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये होता है आपके एडमिशन के केस में कहानी सारी। लास्ट हम कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट या डेथ, ठीक है। चाहे रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो, दोनों के केस में सेम आपकी ट्रीटमेंट रहेगी। सर क्या रहेगी, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर का जो कैपिटल का गुडविल का जो शेयर होगा उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट किसको करेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे उनके गेनिंग रेशियो में। और यहां पे भी सेम कहानी है, अगर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर, कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो भी सैक्रिफाइस कर देता है आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर डेथ, तो उस केस में हमें उस सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी कैपिटल को भी क्रेडिट करना पड़ेगा उसके गुडविल के शेयर से, क्योंकि कहानी वही है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, बस यही होती है। रिटायरमेंट डेथ दोनों में सेम ट्रीटमेंट आपकी चलती है। तो गुडविल के ऊपर अगर मैं सारी चर्चा करना चाहूं तो यही है, सारा आपका इस चैप्टर में यही काम है। गुडविल क्या होती है, उसकी कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए, इसके अलावा गुडविल की कैलकुलेशन के क्या क्या मेथड्स होते हैं, और लास्टली गुडविल की हम एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं अलग अलग केसेस में, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ। चलिए अब हम अपने पार्टनरशिप अकाउंट का तीसरा यूनिट या तीसरा चैप्टर कवर करते हैं, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जब हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ता है, सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो या फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट। तो इसके अलग अलग केसेस होते हैं, तो मैं आपके साथ फटाफट से डिस्कस करता हूं।
पहला केस होता है व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन बट द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सैक्रिफाइस मेड बाय द ओल्ड पार्टनर्स। यानी आपको मैंने पहले भी बोला, जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो पुराने पार्टनर्स अपना शेयर नए पार्टनर की तरफ सैक्रिफाइस करते हैं। तो ये केस क्या बना, जब नए पार्टनर का शेयर तो बता दे कि कितने शेयर के लिए वो एडमिट हो रहा है, लेकिन ये ना बताए कि किस पार्टनर ने कितना सैक्रिफाइस किया। तो यहां पे हम क्या करते हैं, क्या तरीका होता है, पहले तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का। तो हम बोलते हैं कि भाई टोटल फर्म का जो शेयर है वो 1 है, जिसमें से नए पार्टनर का सपोज 1/3 शेयर है, तो हम निकाल लेते हैं रिमेनिंग शेयर। तो 1 माइनस 1/3 मतलब 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर करके हम लोग रिमेनिंग प्रॉफिट का शेयर निकाल लेते हैं, और फिर इस रिमेनिंग शेयर को पुराने पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके ओल्ड रेशियो के बीच में। ठीक है, तो रिमेनिंग शेयर हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं उनके ओल्ड रेशियो में, तो उससे आपका निकल के आ जाता है पुराने पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयर। क्या निकल के आ जाता है, नया प्रॉफिट शेयर। और नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर तो आपको पता ही है, तो बस अकॉर्डिंगली हम लोग न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब इस केस में हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होता है वो इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो के बराबर। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो ये सबसे सिंपल केस आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 है व्हेन न्यू पार्टनर परचेजेस हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन अ पर्टिकुलर रेशियो। तो ये कौन सा केस है, ये मैं आपको बता देता हूं, ये फ्रॉम वाला केस है, फ्रॉम। ठीक है, तो जैसे बोले कि सी जो एडमिट हो रहा है वो 1/9 फ्रॉम ए ले रहा है, 2/9 फ्रॉम बी ले रहा है, राइट। तो ये हमारा केस नंबर 2 होगा। तो जब फ्रॉम वर्ड बोले तो इसका मतलब होता है ये एब्सोल्यूट शेयर बता रहा है, मतलब ए टोटल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 1/9 सैक्रिफाइस कर रहा है, बी टोटल कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, 2/9 कर रहा है। तो हम इसमें हम कैसे काम करते हैं, पहली बात न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, तो हम ओल्ड शेयर में से सैक्रिफाइस शेयर माइनस कर देते हैं। तो ए का अगर ओल्ड शेयर 3/5 था और अपने शेयर में से 1/9 दे रहा है, तो 1/9 हम माइनस कर देते हैं, तो अकॉर्डिंगली आपका न्यू शेयर आ जाता है। सेम विद बी। ठीक है, और जो सी होता है मतलब जो नया पार्टनर है उसका शेयर तो हमें पता ही है, अकॉर्डिंगली हम लोग न्यू शेयर निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम वर्ड पे बस गौर करना, फ्रॉम का मतलब क्या है, अपने शेयर में से। ठीक है, अपने शेयर में से, राइट। अच्छा, इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की क्या कोई शॉर्टकट होता है, तो आंसर इज नो। बस जो सैक्रिफाइस किया हुआ है पुराने पार्टनर्स ने उसके बीच का रेशियो निकाल लो। तो ए ने अगर 1/9 सैक्रिफाइस किया है, बी ने 2/9 सैक्रिफाइस किया है, तो 1/9 इज टू 2/9 करके आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल जाती है। ठीक है, अच्छा, केस नंबर 3 व्हेन द ओल्ड पार्टनर सरेंडर अ पर्टिकुलर फ्रैक्शन ऑफ देयर शेयर। ठीक है, तो ऑफ का मतलब क्या है, अपने शेयर का, अपने शेयर क्या। तो सपोज बोले क्वेश्चन कि ए ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर और बी ने सरेंडर किया 2/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए अपने शेयर का 1/3 सरेंडर कर रहा है और बी अपने शेयर का 2/3 सरेंडर कर रहा है। तो यहां पे भी हम न्यू रेशियो वैसे निकालते हैं, न्यू शेयर निकालेंगे हम लोग पुराने पार्टनर्स का, उनका ओल्ड शेयर, उसमें से सैक्रिफाइस शेयर माइनस कर देंगे। बस ये जो सैक्रिफाइस शेयर निकालने का तरीका है ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, जिसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर ए का अपना शेयर 3/5 था ओल्ड शेयर, तो अपने शेयर का 1/3 मतलब इंटू 1/3 उसने सैक्रिफाइस किया। सिमिलरली बी का अगर ओल्ड शेयर था 2/5 तो उसने अपने शेयर का 2/3 सैक्रिफाइस किया, मतलब 2/5 इंटू 2/3। ठीक है, इससे हम लोग न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। और इसमें भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, बस ये जो आपने सैक्रिफाइस शेयर निकाला इसके बीच का रेशियो निकाल लेना, तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग केस नंबर 4। केस नंबर 4 क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर इंटायरली फ्रॉम एनी वन पार्टनर, मतलब अकेला एक पार्टनर कोई सैक्रिफाइस करे, तो बड़ा सिंपल है यार, जो सैक्रिफाइसिंग अकेला सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसके ओल्ड शेयर में से उसका सैक्रिफाइस शेयर माइनस कर दो, बाकी जो पार्टनर होंगे उनके प्रॉफिट शेयर में तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। अकॉर्डिंगली कैलकुलेट द न्यू रेशियो। और यहां पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो होगा वो इररिलेवेंट हो जाएगा, बिकॉज जब हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं तो जरूरी हो जाता है कि एक से ज्यादा पार्टनर्स हो जो सैक्रिफाइस कर रहे हो, राइट। अच्छा, और फिफ्थ हो गया व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर्स हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन सर्टेन रेशियो। इसको अलग भाषा में बोलूं कि जब सवाल आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दे, क्वेश्चन में क्या दे दे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दे, तो फिर आप अकॉर्डिंगली काम करोगे। तो सपोज सी एडमिट हो रहा था 1/5 शेयर के लिए, है ना, ए और बी से उसने एक्वायर किया शेयर इन रेशियो ऑफ 2:1। तो 2:1 क्या हो गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो अगर
ए का शेयर 1/5 है, तो ए कितना, सॉरी सी का शेयर, नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, तो ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, 1/5 का 2/3। सिमिलरली बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा होगा, 1/5 का 1/3। अकॉर्डिंगली आप ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस करके पुराने पार्टनर्स का न्यू रेशियो निकाल लो, न्यू प्रॉफिट शेयर निकाल लो। नए पार्टनर को तो आपको पता ही पता होगा, तो अकॉर्डिंगली आपकी न्यू रेशियो निकल के आ जाएगी। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो की कैलकुलेशन की बात ही नहीं आती, क्योंकि वो तो आपको इस केस में गिवन ही होगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपके कुछ केसेस बनते हैं न्यू रेशियो निकालने के प्लस सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट होता है गुडविल एडजस्टमेंट का। तो गुडविल एडजस्टमेंट तो आप गुडविल वाले चैप्टर में पढ़ लेते हो, तो यहां पे दोबारा से पढ़ने की जरूरत नहीं, सेम ही आपका वही कॉन्सेप्ट यहां पे अप्लाई होता है। एक नई चीज आपको पढ़नी पड़ती है यहां पे, वो क्या है, हिडन गुडविल। हिडन गुडविल, ठीक है, जब गुडविल की वैल्यू छुपी हो तो आप हिडन गुडविल निकालते हो कैसे, वो हम यहां पे सीखते हैं। ठीक है, तो हिडन गुडविल की जरूरत आपको कब पड़ेगी यूज करने की, जब क्वेश्चन में वो गुडविल की कोई और इंफॉर्मेशन ना दे कि गुडविल की वैल्यू इतनी इतनी है, या गुडविल की हमें वैल्यूएशन ऐसे ऐसे करनी है, कोई और इंफॉर्मेशन ना दे, फिर भी आपको रिक्वायर कर ले कि आप गुडविल की कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करो या गुडविल की वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है, तो उस केस में आपको हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है जी, या तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में आपको बता देगा कि आपको हिडन गुडविल निकालनी है, तो इस प्रकार से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अब हिडन गुडविल निकलती कैसे, पहले हम निकालते हैं टोटल वैल्यू इंक्लूडिंग गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हम बेसिकली निकालते हैं इंक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल बोल लो या टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल बोल लो, जो भी बोलना चाहो, वो हम निकालते हैं सबसे पहले। अब वो कैसे निकलता है, इनकमिंग पार्टनर का जो कैपिटल होता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ इनकमिंग पार्टनर शेयर से। तो अगर नया पार्टनर 1/5 शेयर के लिए एडमिट हो रहा है और वो 1 लाख रुपए का कैपिटल ला रहा है, तो आप क्या करोगे, 1 लाख इंटू 5/1, इससे आपकी आ जाएगी टोटल कैपिटल या नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल। इसमें से माइनस आप करोगे टोटल कैपिटल या नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। और ये कैसे निकलता है, ये निकलता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर। ये फॉर्मूला यूज करके आपका निकल जाता है एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ब्रॉट बाय इनकमिंग पार्टनर्स। तो ये आप कर दोगे तो ये आपका ये आ जाएगा। तो बस इसमें से ये माइनस कर दो तो आपकी हिडन गुडविल निकल के आ जाएगी। ध्यान रखना, हिडन गुडविल जो होती है वो होती है फर्म की। इसमें फिर आपको इनकमिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयर निकालना पड़ेगा, गुडविल इंटू इनकमिंग पार्टनर शेयर। ठीक है, और उसके बाद आपकी गुडविल की नॉर्मल एडजस्टमेंट एंट्री जैसे आप करते हो वो वाली एंट्री हो जाएगी। राइट, अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है रीवैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। टेक्निकली हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। ठीक है, तो यहां पे हम लोग प्रिपेयर करते हैं एक नॉमिनल अकाउंट जिसको हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट की प्रिपरेशन करते हैं। अब यहां पे हमारी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू बढ़ती है, तो हमको बस देखना होता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो भी चेंज हो रही है उससे हमारा फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। फायदा हो रहा है तो क्रेडिट साइड पे आ जाता है, नुकसान हो रहा है तो डेबिट साइड पे आ जाता है। सिंपल, जैसे कि एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट साइड पे आएगा, लाइबिलिटीज अगर बढ़ रही है तो मेरा डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ये मेरा नुकसान है। सिमिलरली अगर कोई रिवैल्यूएशन का खर्चा हो रहा है तो ये भी एक खर्चा है, नुकसान है, तो ये भी डेबिट साइड पे आएगा। सिमिलरली अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, फायदा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। लाइबिलिटीज कम हो रही है, फायदा है, क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है, फिर हम बैलेंसिंग फिगर निकाल लेते हैं। अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पे है तो हम बोलते हैं गेन ऑन रीवैल्यूएशन, और इसको हम लोग ओल्ड पार्टनर्स पे उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देते हैं। और अगर आपकी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे बचती है तो उसको हम बोलते हैं लॉस ऑन रीवैल्यूएशन, जिसको अगेन हम ट्रांसफर कर देते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल में इन देयर ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब इसी से आप जनरल एंट्रीज भी बना सकते हो, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। राइट, तो एसेट्स बढ़ रही है, लाइबिलिटीज कम हो रही है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली एसेट्स कम हो रही है या लाइबिलिटीज बढ़ रही है तो आपका नुकसान है बेसिकली, तो क्या एंट्री हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। और अगर आप रिवैल्यूएशन का कोई खर्चा पे कर रहे हो तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर गेन ऑन रिवैल्यूएशन और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन की एंट्री, गेन है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन देयर ओल्ड रेशियो, लॉस है तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट अगेन ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये हो गया आपका सिंपल रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर क्वेश्चन बोलता है कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की हमें वैल्यू चेंज नहीं करनी अपनी किताबों में, हमें ओल्ड वैल्यू पे ही रखना है, तो उस केस में फिर हम लोग बना सकते हैं एक मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो उस केस में हम क्या बनाते हैं, मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो बेसिकली देखो इस केस में ना हमारे पास दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है हम या तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाए
या हम लोग सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से इसकी ट्रीटमेंट कर ले। अच्छा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है तो हम कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए डायरेक्टली क्वेश्चन की हेल्प से मैंने आपको बताया था। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग बेसिकली, आप समझने के लिए, याद रखने के लिए समझ लो कि दो भाग बना रहे हो, पार्ट ए, पार्ट बी। जो पार्ट ए सबसे पहले जो बनता है वो बिल्कुल नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट जैसे आप हमेशा बनाते हो वैसा बनाते हो, ठीक है। तो नॉर्मली आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले पार्ट ए में बन जाएगा, ठीक है। अब पार्ट बी में जब आप आते हो तो पार्ट बी में आप क्या करते हो, जो आपने नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्ट ए में बनाया उसकी रिवर्स पोस्टिंग कर देते हो। तो सपोज आपने डेबिट साइड में 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा था, 2 इन्वेंट्री लिखा था, 2 प्लांट लिखा था, तो अब इसकी रिवर्स पोस्टिंग ऑपोजिट साइड पे हो जाएगी, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बाय इन्वेंट्री, बाय प्लांट। सिमिलरली जो क्रेडिट साइड में आपने बाय फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बाय फर्नीचर, बाय ऑफिस इक्विपमेंट लिखा था, अब इसकी रिवर्स पोस्टिंग हो जाएगी टू फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, टू फर्नीचर, टू ऑफिस इक्विपमेंट, ठीक है। तो उल्टा काम कर देते हो, राइट। तो अब नेचुरल सी बात है, जब आपने उसकी उल्टी पोस्टिंग करी, तो अगर आपकी पार्ट ए में डेबिट साइड पे बैलेंस बचा था 39,000 का, यानी जिसको हमने प्रॉफिट बोला था, तो ऑफ कोर्स अब जब पार्ट बी में आप करने जाओगे काम, तो आपका सेम अमाउंट का ऑपोजिट साइड बैलेंस बच जाएगा, जिसको हम बोल देंगे लॉस यहां पे, ठीक है। तो मतलब अगर पार्ट ए में डेबिट साइड पे बैलेंस बचा था तो पार्ट बी में क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचेगा, पार्ट ए में अगर क्रेडिट साइड पे बैलेंस बचा था तो पार्ट बी में डेबिट साइड बैलेंस बचेगा, राइट। तो दूसरी भाषा में अगर पार्ट ए में प्रॉफिट आया था तो पार्ट बी में लॉस आएगा, अगर पार्ट ए में लॉस आया था तो पार्ट बी में प्रॉफिट आएगा। समझ गए होंगे आप मेरी बात। बस अब फर्क क्या हो जाएगा, यहां पे एक चीज का ध्यान रखना, जब हम पार्ट ए में अपना नॉर्मल रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर करते हैं, और जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का जो सेकंड पार्ट आप बी पार्ट बना रहे हो उसमें क्या करोगे, उसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस जो बचेगा उसको न्यू पार्टनर्स में उनके न्यू रेशियो में ट्रांसफर कर दोगे, राइट। तो एक तो तरीका आपका ये होता है एक्सक्यूज, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैंने आपको तरीका एक और बताया था, वो क्या था कि आप सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी पास कर सकते हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, हम लोग गेन या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन निकाल लेते हैं। अगर गेन होता है तो हम क्या करते हैं, अगर गेन होता है तो हम एंट्री अपनी वही वाली करते हैं गुडविल की तरह, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली, जिसमें हम लोग अमाउंट कैसे लेते हैं, गेनिंग पार्टनर में लेते हैं रिवैल्यूएशन का जो गेन आया है इनटू गेन शेयर, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो आया है इनटू गेन शेयर, राइट। और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में कितना डालता है, रिवैल्यूएशन का जो गेन या प्रॉफिट आया इनटू सैक्रिफाइस शेयर। तो बिल्कुल जैसे गुडविल की आप एडजस्टमेंट एंट्री करते हो, बिल्कुल सेम वे में इसकी एंट्री हो जाती है। दूसरा होता है अगर लॉस हो रिवैल्यूएशन पे, तो उस केस में आप उल्टी एंट्री करोगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग वाली, अमाउंट वैसे ही निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में लॉस इनटू सैक्रिफाइस शेयर और गेनिंग पार्टनर में लॉस इनटू गेन शेयर। तो ये एक और ऑल्टरनेटिव होता है, दोनों में से आप कुछ भी करो, आपकी श्रद्धा है, राइट। एडमिशन के क्वेश्चन में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना, ठीक है। एडमिशन का क्वेश्चन होगा, उसमें अगर क्वेश्चन बोलेगा कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू चेंज नहीं करनी, तो उस केस में आप लोग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यूज कर लेना। और रिटायरमेंट में वह सेम होगा, तो रिटायरमेंट में आप सिमिलरली सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री भी कर सकते हो या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन भी बना सकते हो, ठीक है। वैसे उससे अल्टीमेटली आंसर में आपका कोई फर्क नहीं आने वाला, आपका सारा आंसर सेम ही आएगा, बस एक ही चीज को करने के अलग अलग तरीके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसके बाद होता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। तो रिजर्व्स इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम क्या करते हैं, उनको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। ध्यान रखना, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्या होता है, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पीएनएल का क्रेडिट बैलेंस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड रेशियो। और अगर कोई फिक्टिशियस एसेट होगा इंक्लूडिंग एक्यूमुलेटेड लॉसेस, तो क्या एंट्री होगी, इसमें हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स को राइट ऑफ कर देते हैं ओल्ड रेशियो में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स के नाम पे आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ही आएगा, तो टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट और टू पीएनएल का डेबिट बैलेंस। पीएनएल का डेबिट बैलेंस क्या होता है, एक्यूमुलेटेड लॉस, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल 12वीं में जैसे करते थे, तो डिट्टो सेम कॉपी पेस्ट है, राइट। इसके अलावा आपके जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको उसकी करने की प्रैक्टिस करनी है, उसी में अलग अलग वैरायटी आ जाती है, तो उसको जरूर से आप लोग प्रैक्टिस करना। कॉन्सेप्चुअली तो बस इतना ही है इसमें, ठीक है। तो कॉन्सेप्चुअली कुछ और नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअली आपको इतना ही कवर करना है। इसके अलावा आपको सिर्फ क्या करना है, अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है,
तो इसमें बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करना, 10-10 नंबर के इसमें सवाल आ जाते हैं। अब हमारा जो चौथा यूनिट होता है पार्टनरशिप अकाउंट्स का, या चौथा चैप्टर होता है, वो होता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसमें भी हमें सबसे पहले क्या सीखना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो की बात करते हैं, रिटायरमेंट में और डेथ में हम लोग गेनिंग रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें फर्स्ट केस क्या है? व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स। मतलब 3 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो गया, क्वेश्चन समाप्त। राइट, तो उस केस में हमें क्या करना होता है? तो क्वेश्चन ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा है, बट फटाफट से बस रिकॉल कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन एज सच नहीं सॉल्व कर रहे, बस डिस्कस कर रहे हैं। तो आलोक भास्कर, चेतन अगर पार्टनर है जिनका रेशियो 3:2:1 है, अब आपको न्यू रेशियो निकालना है। सपोज आलोक रिटायर हो गया, आलोक रिटायर हो गया, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? आलोक को यहां से क्रॉस लगा देंगे, तो न्यू रेशियो कितना हो गया बी और सी का? 2:1। गेनिंग रेशियो कितना हो गया? गेनिंग रेशियो भी हो गया 2:1। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। बात आ गई समझ में? वो सबसे सिंपल केस हो गया। अच्छा, केस नंबर 2, व्हेन गेन ऑफ द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स आर स्पेसिफिकली गिवन इन द क्वेश्चन। तो वही फ्रॉम और ऑफ वाली कहानी है ना, तो सेम चीज याद रखनी है। अगर फ्रॉम लिखा है तो फ्रॉम मतलब अपने शेयर में से, ऑफ लिखा है तो अपने शेयर का। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। तो सपोज वही आरब बनता चुनमुन एबीसी, 3 पार्टनर्स 3:2:1 में, ए रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स एज फॉलोज। बी ने टेक किया 2/6 फ्रॉम आरव, सी ने टेक किया 1/6 फ्रॉम आरव। राइट, तो फ्रॉम है तो डायरेक्टली आपको सिर्फ 2/6 प्लस 1/6 करके करना है। तो बेसिकली ओल्ड शेयर में जो गेन शेयर है पुराने पार्टनर्स का, वो ऐड कर दोगे तो आपका न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, और गेनिंग रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे? बस इस गेन शेयर का आपसी में रेशियो निकाल लेना, तो आपका गेनिंग रेशियो भी निकल के आ जाएगा। थर्ड केस है व्हेन द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर्स एक्वायर द शेयर ऑफ द आउटगोइंग पार्टनर इज गिवन। मतलब इन अदर वर्ड्स कि आपको गेनिंग रेशियो गिवन है, तो बस गेनिंग रेशियो गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो सपोज दीपू ताशा हनी पार्टनर्स थे, 3:2:1 का रेशियो था, ताशा रिटायर हो गया, ताशा रिटायर हो गया, और क्वेश्चन ने बोला हिज शेयर वाज एक्वायर्ड बाय दीपू एंड हनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका गेनिंग रेशियो। तो अब आपको क्या करना है? ताशा का शेयर कितना है? 2/6 है, तो 2/6 का 2/3 कौन लेगा? दीपू लेगा, एंड 2/6 का 1/3 कौन लेगा? हनी लेगा। तो 2:1 का गेनिंग रेशियो देने का मतलब ये है। तो वही ओल्ड माइनस गेन शेयर ऐड करना है, और गेन शेयर निकालने के लिए आप गेनिंग रेशियो जो गिवन है उसका यूज करोगे। तो बस आपकी कहानी इतनी खत्म। ठीक है, तो बस इतना मोटा मोटा आपका कॉन्सेप्ट होता है, ज्यादा कुछ है नहीं। अल्टीमेटली ये पूरी मैथ्स है। राइट, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो अब इसमें हमें क्या क्या चीजें कवर करनी होती है? तो देखो, इसमें वैसे ज्यादा कुछ कवर करने के लिए है नहीं। पहला, गुडविल एडजस्टमेंट, ये आप ऑलरेडी गुडविल के चैप्टर में कर लेते हो। दूसरा, रीवैल्यूएशन, ये आप लोग एडमिशन में जो करते हो सेम चीज यहां पे भी सेम चीज चलेगी बिल्कुल। ठीक है, और रिजर्व्स, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व भी वैसे सेम चलेगा। अब इसमें भी एक नई चीज और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, कि अगर सवाल बोले कि जो रिजर्व्स है वो बैलेंस शीट पे हमें कंटिन्यू रखने हैं, हमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, हमें कंटिन्यू रखना है, तो उस केस में आपको क्या एंट्री करनी पड़ती है? रिजर्व्स है, रिजर्व्स है, ठीक है, फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है सपोज सवाल में, तो ये माइनस करोगे, रिजर्व प्लस करोगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो माइनस करोगे। इसके बाद आप एक निकालोगे नेट इफेक्ट। क्या निकालोगे? नेट इफेक्ट। अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है, अगर ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव है तो आपको क्या एंट्री करनी है? वही गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली। और अगर ये नेगेटिव है नेट इफेक्ट, तो आपको क्या एंट्री करनी है? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। सिंपल, ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो देखो मैंने एग्जांपल के हेल्प से बताया भी था आप लोगों को। राइट, तो आपको ये काम करना होता है यहां पे। ठीक है, और यहां पे ये भी वही ध्यान रखना, अमाउंट कैसा आएगा? ये नेट इफेक्ट का गेन शेयर या नेट इफेक्ट का सैक्रिफाइस शेयर निकालोगे। सिमिलरली नेट इफेक्ट का सैक्रिफाइस शेयर या नेट इफेक्ट का गेन शेयर जो भी है ये आप लोग निकालोगे। राइट, तो बस ये इसमें और एक चीज ध्यान रखना, सेम चीज आपसे एडमिशन में भी पूछी जा सकती है। तो अगर क्वेश्चन बोले कि हम रिजर्व्स अपनी बैलेंस शीट में रखना चाहते हैं, तो उस केस में आपको इस तरह से काम करना है। जो भी क्वेश्चन बोलेगा अकॉर्डिंगली आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं। अब रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट करना होता है, फाइनल अमाउंट जो भी पेएबल है आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स उसको अब हमें सेटल करना होता है। ठीक है, तो सेटल करने के लिए क्या क्या केसेस हो सकते हैं। केस नंबर 1 होता है व्हेन एंटायर अमाउंट इज पेड इन लम सम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के टाइम ही हम लोग हाथ के हाथ पे कर दे अगर रिटायरिंग पार्टनर को, तो एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। सेकंड केस क्या है, व्हेन ड्यू अमाउंट इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट एंड इज पेड इन इंस्टॉलमेंट्स। मतलब हम इमीडिएटली ना पे करें रिटायरिंग पार्टनर को, उसका भी जो भी ड्यू अमाउंट है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, तो एंट्री क्या हो जाती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। और थर्ड केस है आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस का कॉम्बिनेशन, राइट। मतलब कुछ हिस्सा हम लोग इमीडिएटली लमसम में पे कर दें और कुछ हिस्सा हम लोग इंस्टॉलमेंट्स में पे करें बाय ट्रांसफरिंग टू लोन अकाउंट, तो उसकी एंट्री क्या होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, जो हाथ के हाथ हम पे कर रहे हैं उतना टू कैश या बैंक अकाउंट में डाल देंगे, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, वो हिस्सा जो हम लोग लोन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये आपकी एंट्री हो जाती है थर्ड केस में। ठीक है, तो बस और क्या था इसमें, अच्छा एक केस और है, एक छोटा सा मैंने फॉर्मूला लिखवाया था। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन में, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें क्वेश्चन आपसे बोलता है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हमें इस तरह से पे करना है, या क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि जो पुराने पार्टनर्स है, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, वो पैसा कुछ लाएंगे, वो कैश कुछ लाएंगे, इस तरह से लाएंगे कि एक तो रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो जाए, रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट हो जाए, प्लस उनका जो आपसी कैपिटल है वो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आ जाए, प्लस कुछ मिनिमम हमारे बैंक में इतना बैलेंस मेंटेन रहे। इस तरह के सवाल आपके स्टडी मटेरियल में है, राइट। क्या क्या है कि कंटिन्यूइंग पार्टनर कुछ कैश लाएंगे, कुछ कैपिटल लाएंगे, राइट, और रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट कर देंगे हम लोग उससे, और ऐसी पेमेंट करेंगे, ऐसा कैश लाएंगे, ऐसा सब करेंगे कि जो पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस है वो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो जाए, और प्लस कुछ मिनिमम बैंक या कैश में कुछ बैलेंस रहे। इस तरह का आपका एक क्वेश्चन होता है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म मैं आपको रेफरेंस के लिए दे देता हूं, कौन सा इलस्ट्रेशन नंबर है, इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेना, अपनी स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 2 देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। तो पहले हम लेते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के एडजस्टेड कैपिटल्स, मतलब कैपिटल बैलेंस कितना बच रहा है उनका आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, गुडविल के एडजस्टमेंट, रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट, रिजर्व वगैरह बांटने वगैरह के बाद, सब कुछ कर आने के बाद कितना कैपिटल का बैलेंस बच रहा है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का। प्लस करते हैं हम क्लेम ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स टू बी सेटल्ड इन कैश या इन बैंक, मतलब जितना अमाउंट हमें रिटायरिंग पार्टनर को इमीडिएटली पे करना है कैश या बैंक में, वो हम लोग प्लस कर लेते हैं। फिर हम प्लस करते हैं मिनिमम बैंक बैलेंस टू बी मेंटेन। ठीक है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, अगर कुछ भी नहीं गिवन है मिनिमम बैंक बैलेंस तो ये 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, अगर गिवन जो भी है तो वो आप यहां पे ले लोगे। और माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, क्या माइनस करते हैं एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस। तो इसके बाद ये सब कर कराने के बाद जो आपका फाइनल आंसर आता है वो होता है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, जिसको हम लोग फिर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, तो ये काम आप लोग करना याद रखना। बाकी एक बार इलस्ट्रेशन 2 देख लेना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 इस तरह के जो सवाल बेसिकली आपके स्टडी मटेरियल में वो उन्होंने थोड़ा अलग ढंग से सॉल्व कर रखे हैं, उन्होंने कैलकुलेशन अलग ढंग से कर रखी है, तो वो देख के कंफ्यूज मत होना, आप ये वाला तरीका यूज करना जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्टली आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और कोई भी जरूरत भी नहीं करेगा आपके एग्जाम में नंबर काटने की, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक है, 100% करेक्ट है। बेसिकली हम लाइबिलिटी साइड से काम कर रहे हैं और किताब वाले एसेट साइड से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज मत होना, ये तरीका आप लोग फॉलो कर लेना, तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है जी, अच्छा और क्या हमें करना होता है इसमें, जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चंस तो देखो आपको करने क्वेश्चंस करना मत भूलना। नेक्स्ट है हमारा सबसे आप लोगों का पसंदीदा कॉन्सेप्ट, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जेएलपी, आपका फेवरेट कॉन्सेप्ट जेएलपी का। तो देखो जेएलपी क्या होती है जेएलपी फर्म लेती है बेसिकली पार्टनर्स के लाइफ्स पे एक कॉमन पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, एक कॉमन पॉलिसी ले लेती है सारे पार्टनर्स के नाम पे। क्यों लेती है वो पॉलिसी? अपने आप को बचाने के लिए, फर्म अपने ले लेती है, पार्टनर्स के लिए नहीं लेती, अपने आप को बचाने के लिए। टू, ये याद करना, ये लर्न करना है आपको, टू मिनिमाइज फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यू टू पेमेंट ऑफ लार्ज सम ऑफ मनी टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर और टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, तो कल को पार्टनर मर गया या पार्टनर छोड़ के चला गया तो हमें उसके सारे ड्यूज पे करने पड़ेंगे, फर्म को सारे ड्यूज पे करने पड़ेंगे, उसका कैपिटल, रिजर्व का शेयर, गुडविल का शेयर वगैरह वगैरह सब कुछ पे करना पड़ेगा। तो एक साथ बहुत बड़ा बर्डन आ जाता है फर्म के ऊपर। तो उस बर्डन को मिनिमाइज करने के लिए
क्या करती है, जो फर्म होती है वो एक जेएलपी ले लेती है पार्टनर्स के लाइफ के ऊपर। तो अगर कोई पार्टनर छोड़ के चला जाता है या कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा मिल जाता है जिसकी हेल्प से वो पेमेंट कर पाती है। ठीक है, अब जब हम रिटायरमेंट की बात करती है, जब हम जेएलपी की बात करते हैं, है ना, जब हम जेएलपी की बात करेंगे तो दो तरह की अमाउंट्स आते हैं। एक होता है आपका सरेंडर वैल्यू, एक होता है आपका एश्योर्ड वैल्यू, जिसको आप पॉलिसी अमाउंट भी बोल सकते हो। ठीक है, बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करा कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है अपने डिटेल लेक्चर में। तो अगर आपको डिटेल में देखना है, अगर आप आपने डिटेल में नहीं समझा है कॉन्सेप्ट, तो आप उसको जरूर जाके चेक कर लेना। ठीक है, ओके। जब आप रिटायरमेंट की बात करोगे तो हम लोग रिटायरमेंट के टाइम पे सरेंडर वैल्यू को कंसिडर करेंगे, और जब डेथ का केस होगा, डेथ के चैप्टर में, वहां पे हम लोग इस एश्योर्ड वैल्यू या पॉलिसी अमाउंट को कंसिडर करेंगे। ये आप लोग बस मेन फंडे को ध्यान में रखना, राइट। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होती है, तो यहां पे 3 केसेस हमारे होते हैं। जेएलपी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 3 केसेस होते हैं। पहला होता है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करे, भाई जेएलपी है, इंश्योरेंस है, तो कुछ ना कुछ प्रीमियम पेमेंट होगी, तो जो प्रीमियम पे कर रही है फर्म, वो उसको खर्चे की तरह ट्रीट कर रही है। दूसरा केस है व्हेन प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एसेट, और तीसरा केस हमारा एक जेएलपी रिजर्व का होता है, जो बेसिकली होता कुछ नहीं है, ये इसी केस 2 का ही एक्सटेंशन होता है, केस 2 का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या क्या काम होता है। पहला केस, अगर व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, तो हमें क्या क्या करना होता है। तो जब प्रीमियम पे होता है तो उसको हम खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं। तो जैसे कोई भी आप एक्सपेंस पे करते हो तो बस उसी की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। जेएलपी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, जैसे भी पे हो रहा है, बैंक से पे होता है वैसे तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ईयर एंड में हम खर्चे को क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, ईयर एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खर्चे को ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, जब रिटायरमेंट हो जाएगी तो फर्म पॉलिसी को सरेंडर करेगी, है ना, तो उसको क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाती है उसके लिए, बैंक अकाउंट डेबिट, या अगर इमीडिएटली पैसा नहीं मिल रहा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, या इसको आप जीएलपी अकाउंट भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल लो, टू पार्टनर्स कैपिटल। तो जो भी सरेंडर वैल्यू मिलती है हमको रिटायरमेंट के टाइम पे, वो फायदा है, एक प्रकार से वो एक फायदा है पार्टनर्स के लिए, तो वो हम सारा का सारा पार्टनर्स के कैपिटल में, उनके ओल्ड पीएसआर में बांट देते हैं। अब यहां पे आपके पास एक ऑल्टरनेटिव ये होता है कि आप इसको डायरेक्टली कैपिटल में डालने से बेटर, या डालने के अलावा, जो आपकी स्टडी मटेरियल में कई बार फॉलो होता है कि आप डायरेक्टली कैपिटल अकाउंट में डालने की वजह आप थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट इसको कर लो। इसको आप पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो, रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू रूट कर लो, और फिर रीवैल्यूएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल में ऑटोमेटिकली वो आ ही जाएगा। तो आपकी श्रद्धा है, वो ऐसे भी आप कर सकते हो, अल्टीमेटली आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपका सेकंड केस है व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एसेट। जो हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसको हम खर्चे की तरह नहीं ट्रीट करते, उसको हम मानते कि हम कोई एसेट एक्वायर कर रहे हैं। तो जब पेमेंट होती है प्रीमियम की तो हम एंट्री करते हैं जेएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे जेएलपी क्या है, एसेट है, राइट। अच्छा, ईयर एंड में हमारा सरेंडर वैल्यू हो जाता है कुछ और, राइट। तो जितना हमने प्रीमियम पे किया, हमारा सरेंडर वैल्यू उससे कम ही चलता है, तो ईयर एंड में हमारा सरेंडर वैल्यू कुछ और होगा, कम होगा जितना हमने प्रीमियम पे किया। तो बेसिकली जितनी हमने एसेट रिकॉर्ड करी उससे कुछ कम होगा हमारा सरेंडर वैल्यू। तो ईयर एंड पे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जेएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लेके आते हैं। उसके लिए हम लोग अपनी एसेट की वैल्यू को या जेएलपी की वैल्यू को कम कर देते हैं, और इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एज लॉस। ठीक है, तो जैसे आप एसेट की वैल्यू गिराते हो तो आप क्या करते हो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, बेसिकली पीएनएल के थ्रू ही आप नुकसान को दिखाते हो। तो सेम वे में हम यहां पे भी वही काम करते हैं, हम जेएलपी की वैल्यू को कम करके ले आते हैं सरेंडर वैल्यू पे, एंट्री हो जाती है पीएनएल अकाउंट डेबिट टू जेएलपी अकाउंट। ठीक है, इससे क्या होता है, अब जब हमारी बैलेंस शीट में जेएलपी एसेट आएगा वो आएगा सरेंडर वैल्यू पे। अच्छा, अब रिटायरमेंट के टाइम पे जब सरेंडर होता है हमारा जेएलपी, तो हमें पैसा मिलता है फिर से। ठीक है, और रिटायरमेंट की डेट पे जो भी सरेंडर वैल्यू होगा वो हमको मिलेगा, राइट। तो अगर सपोज हमारी बैलेंस शीट में जेएलपी सरेंडर वैल्यू पे चल रही थी 100 रुपए की या 10,000 रुपए की, बट रिटायरमेंट पे हमको 12,000 मिल जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, कैश या बैंक में हमारे पास 12,000 रुपए आ जाएंगे, जेएलपी का एसेट 10,000 से खत्म हो जाएगा, तो यहां पे 2,000 का फायदा हो जाएगा, 2,000 का फायदा हो जाएगा। तो इस 2,000 के फायदे को हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये बेसिकली ये गेन है या प्रॉफिट है जो पार्टनर्स के कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर हो जाता है।
अब यहां पे भी सेम आप काम कर सकते हो, आप डायरेक्टली डालने की जगह इसको थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट रूट कर सकते हो कि पहले इस 2000 को आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेके जाओ और रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस अल्टीमेटली तो कैपिटल में ही जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये 2000 रुपए कैपिटल में चला ही जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगला केस होता है व्हेन जीएलपी रिजर्व इज क्रिएटेड। तो ये बेसिकली मैंने क्या बोला, ये केस नंबर 2 का एक्सटेंशन है। मतलब केस 2 में जो आपने करा वो तो आपको करना ही करना है, प्लस एक जीएलपी रिजर्व का भी काम करना है। तो अब यहां पे क्या क्या काम होता है, तो जब प्रीमियम पे किया तो आपने एक जीएलपी एसेट रिकॉर्ड किया, सेम वे में जैसे केस 2 में किया, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ईयर एंड में हम क्या करते हैं, जितने अमाउंट का हमने प्रीमियम पे किया, उतने का हम एक जीएलपी रिजर्व बना लेते हैं। अब आपने रिजर्व कैसे बनाते हो सीखा हुआ है, रिजर्व बनाते हो आप थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। रिजर्व बनाना इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स, तो वो आप बनाते हो थ्रू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बस जैसे आप बाकी कोई और रिजर्व बनाते हो वैसे आप यहां पे रिजर्व बना लेते हो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जीएलपी रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना होता है, इक्वल टू प्रीमियम पेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना आपने साल में प्रीमियम पे किया, जितने का आपने यहाँ पे एसेट रिकॉर्ड किया, उतने का ही आप यहाँ पे रिजर्व बना लेते हो। ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हो, जीएलपी को और जीएलपी रिजर्व को दोनों को भी सरेंडर वैल्यू पे लेके आते हो। तो अब केस नंबर 2 में हम जब जीएलपी को सरेंडर वैल्यू पे लाते थे तो हम पीएनएल अकाउंट के थ्रू करते थे, बट अब यहां पे आपने रिजर्व बना दिया है तो हम यहां पे रिजर्व के थ्रू काम करते हैं। तो एंट्री हो जाती है जीएलपी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जीएलपी अकाउंट। इस एंट्री से होता क्या, अल्टीमेटली हमारी बैलेंस शीट में जो जीएलपी का एसेट होता है और जो जीएलपी का रिजर्व होता है, दोनों भी बैलेंस शीट में एट सरेंडर वैल्यू आ जाता है, एट सरेंडर वैल्यू आ जाता है। ठीक है। अच्छा, केस नंबर 4, इसके बाद फिर आपका क्या होता है, नेक्स्ट केस में जब रिटायरमेंट हो रही होती है तो आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो। तो पॉलिसी को जब सरेंडर करते हो तो वही सेम चीज, पहले तो जब आपका एसेट खत्म हो जाएगा तो सेम जैसे मैंने केस नंबर 2 में बताया था कि 12,000 रुपए सपोज मिले, एसेट साइड पे हमारा जेएलपी 10,000 का आ रहा था, तो 2,000 रुपए का जो फायदा है वो पार्टनर्स के कैपिटल में उनके ओल्ड रेशियो में चला जाएगा, बिल्कुल सेम वे में, राइट। और साथ साथ जैसे आप रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो पार्टनर्स के बीच पे, वैसे ही ये जेएलपी रिजर्व भी पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, हो गया। तो बस ये आपके जीएलपी के केसेस होते हैं। अब जब जीएलपी आप पढ़ लेते हो तो जीएलपी की तरह एक और उसका भाई होता है जिसको हम बोलते हैं एसएलपी। क्या बोलते हैं, एसएलपी। एक मिनट में आ जाता हूं, ये रहा सेपरेट लाइफ पॉलिसी एसएलपी। ठीक है। तो एसएलपी बनाने के पीछे भी जो कहानी है सेम है जो जीएलपी की पीछे की कहानी है। बस फर्क क्या है, जीएलपी में हम सिंगल पॉलिसी, कॉमन पॉलिसी लेते हैं ऑल पार्टनर्स के नाम पे, सारे पार्टनर्स के नाम पे। एसएलपी में हम लोग हर पार्टनर के नाम पे इंडिविजुअल अलग अलग पॉलिसीज लेते हैं हम लोग, मतलब पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। तो यहां पे भी कहानी सब सेम ही चलेगी, बिल्कुल सेम चलेगी। बस ध्यान क्या रखना है, जब रिटायरमेंट होगी तो जो रिटायरिंग पार्टनर को शेयर मिलेगा, सारे पार्टनर्स की इंडिविजुअल जो उनकी एसएलपी है उसका सरेंडर वैल्यू का शेयर मिलेगा। ठीक है, बस इतना आप लोगों को ध्यान रखना, राइट। तो बस कॉन्सेप्चुअली यही है। एक आप प्रिपरेशन ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट देख लेना, तो उस पे ऊपर मैंने अपने चैनल पे सेपरेट वीडियो बना रखी है 12th के लिए, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हो, सर्च कर लेना मेरे चैनल पे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक बार आप कर लेना उसको, राइट। तो रिटायरमेंट पे आपको इतना ही करना होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका चैप्टर या यूनिट होता है आपके पार्टनरशिप अकाउंट्स का, वो होता है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट चलते हैं वो रिटायरमेंट के हिसाब से ही चलते हैं। तो जो आप रिटायरमेंट में पढ़ लेते हो सेम यहां पे भी चलता है, क्योंकि एसेंशियली कहानी सेम ही है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, डेथ में भी पार्टनर छोड़ के जा रहा है, तो इसलिए काम सारे आपके यहाँ पे सेम ही होते हैं। जैसे कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की और गेनिंग रेशियो की कैलकुलेशन सेम होती है, गुडविल एडजस्टमेंट सेम होती है, रिवैल्यूएशन सेम, रिजर्व्स वगैरह सेम। जीएलपी भी आप ऐसे कह सकते हो, जीएलपी और एसएलपी ये भी प्रीडोमिनेंटली सेम ही होता है। बस मैंने आपको जैसे कि पहले भी बताया रिटायरमेंट के टाइम पे कि यहां पे हम लोग सरेंडर वैल्यू की जगह क्या लेते हैं, हम लोग पॉलिसी अमाउंट लेते हैं या फिर जिसको हम बोलते हैं एश्योर्ड वैल्यू लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही फर्क होता है, बाकी सब सेम होता है। अच्छा, इसमें सबसे पहले एक आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो होता है राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस। तो ये कहता है कि जब कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, चाहे वो रिटायर हो रहा हो चाहे वो मर रहा हो, और उसका कोई अकाउंट जो भी है वो सेटल नहीं होता इमीडिएटली, मतलब उसका जो भी ड्यू अमाउंट है वो इमीडिएटली पे नहीं होता, तो उस केस में ऐसे आउटगोइंग पार्टनर के पास दो चॉइसेस होती हैं। पहली चॉइस होती है कि जो अनपेड अमाउंट उसका है उस पर वो
6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ले ले, राइट। और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ले ले जो उसके अनपेड या अनसेटल्ड अमाउंट से कमाया गया हो, है ना। तो डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर के पास या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास या फिर रिटायरिंग पार्टनर के पास ये चॉइस होती है कि दोनों में से जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है, कॉमन सेंस हमारा ये कहेगा कि कौन सा ऑप्शन चूज करा जाएगा जो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, यानी जो ज्यादा हायर आएगा। ऑप्शन 1 और 2 में जो हायर आएगा वही ऑप्शन चूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये प्रोविजन तभी अप्लाई होता है जब आपके पार्टनरशिप डीड में, एग्रीमेंट में कुछ भी इसके कॉन्ट्ररी ना लिखा हो। अगर आपके डीड में लिखा हुआ है पहले से ही कुछ भी स्पेसिफिकली कि इस केस में अनपेड अमाउंट का कैसे हम लोग सेटलमेंट करेंगे, तो फिर आपको उसी को फॉलो करना है। उस केस में ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। तो सेक्शन 37 कब अप्लाई होता है? ओनली इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, ठीक है। ओके, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें जो कवर करना होता है वो होता है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, है ना। क्योंकि जब डेथ होती है तो हम मानते हैं कि भाई डेथ कोई एग्जैक्टली अकाउंटिंग ईयर के एंड पे नहीं होगी, वो ईयर के बीच में कहीं ना कहीं हो जाएगी। तो उस केस में हमको अप टू द डेट ऑफ डेथ प्रॉफिट्स एस्टिमेट करने पड़ते हैं, क्योंकि भाई अप टू द डेट ऑफ डेथ जो डिसीज पार्टनर है उसका प्रॉफिट्स का शेयर उसको दोगे तो उसके लिए हमें प्रॉफिट्स को एस्टिमेट करना पड़ता है। अब ये एस्टिमेट करने के हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक होता है टाइम बेसिस, दूसरा होता है टर्नओवर या सेल्स बेसिस। टाइम बेसिस क्या होता है? टाइम बेसिस में हम कहते हैं कि जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो यूनिफॉर्मली अर्न हो रहा है। तो हम लोग बेसिकली एक यूनिटरी मैथ्स लगा के निकाल लेते हैं। हम बोलते हैं अगर भैया पिछले 12 महीने, मतलब पिछले साल में जो 12 महीने में हमने प्रॉफिट कमाया वो 10,000 रुपए का कमाया, तो बताओ करंट ईयर में अगर 3 महीने बाद डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना? तो हम बस बोलते हैं बस 10,000 अगर पूरे 12 महीने का था तो 3 महीने का इंटू 3/12 बस। तो ये टोटल प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ जाता है अप टू द डेट ऑफ डेथ। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इंटू डिसीज पार्टनर शेयर, ठीक है। जो भी डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट शेयर होता है उससे हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस। ये होता है आपका टाइम बेसिस। दूसरा होता है आपका टर्नओवर या सेल्स बेसिस। तो इसमें हम ये मानते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट का परसेंटेज है ऑन सेल्स वो सेम रहेगा, ठीक है, ये हम मानते हैं। तो इसमें हम डिसीज पार्टनर का शेयर कैसे निकालते हैं? हम प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइड बाय सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं सेल्स टिल द डेट ऑफ डेथ। करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ डेथ कितनी सेल्स हुई उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इससे हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाता है अप टू द डेट ऑफ डेथ टोटल प्रॉफिट, और इसको फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डिसीज पार्टनर के शेयर से, तो आपका प्रॉफिट का शेयर निकल के आ जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? जो हम साल की बीचों बीच प्रॉफिट शेयर दे रहे हैं पार्टनर को, डिसीज पार्टनर को, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? अगर प्रॉफिट है तो हमारी एंट्री होती है पीएनएल या प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर लॉस है तो हमारी एंट्री क्या होती है? डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है इसका अगर क्रेडिट बैलेंस है, ये आपकी नई बैलेंस शीट में, रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आता है, और अगर ये डेबिट बैलेंस है तो ये आपकी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आता है। ईयर एंड में हम पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन वो ईयर एंड पे, जब हम लोग ईयर एंड पे फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे हम लोग पीएनएल सस्पेंस अकाउंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, तब तक वो हमारी बैलेंस शीट में खड़ा हुआ होता है। क्रेडिट बैलेंस है तो लायबिलिटी साइड पे आएगा, डेबिट बैलेंस है तो एसेट साइड पे आएगा, ये याद रखना, ठीक है। अगला है आपका जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो देखो यहाँ पे मेथड्स वही है, प्रीमियम मेथड मतलब जहां पे हम लोग खर्चे की तरह ट्रीट करते हैं, सरेंडर वैल्यू मेथड जहां पे हम लोग एसेट की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर आपका लास्ट जेएलपी रिजर्व। तो तरीका वही है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, अब यहाँ पे हम लोग पॉलिसी अमाउंट या एश्योर्ड वैल्यू की बात करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है आपको, राइट। तो सपोज पहले केस में प्रीमियम मेथड में सपोज जेएलपी थी 1 लाख रुपए की, मतलब पॉलिसी अमाउंट या एश्योर्ड वैल्यू था 1 लाख रुपए का, एक ही डेथ हो गई और 1 लाख रुपए हमको फिर रिसीव हो गए इंश्योरेंस कंपनी से, तो क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट में अब हम लेके आएंगे एश्योर्ड वैल्यू 1 लाख रुपए, राइट। और इसको हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पुराने, मतलब सारे पार्टनर्स के उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट। अब यहाँ पे अगेन फिर आपके पास वही ऑप्शन है कि आप पहले इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करो और फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट से आगे बढ़ जाएगा। तो ये मैं बार बार नहीं बोल रहा, ये अब आप समझ गए होंगे, आपकी श्रद्धा है, आप कैसे भी कर सकते हो, आंसर आपका अल्टीमेटली सेम आएगा। दूसरा है सरेंडर वैल्यू मेथड।
राइट। तो इसमें हमने क्या बोला था कि हमारा जो जेएलपी होता है वो एज एसेट आता है हमारी बैलेंस शीट में सरेंडर वैल्यू पे। अब यहां पे आप कैसे करोगे, तो सपोज वही है, जेएलपी की वैल्यू है 1 लाख रुपए की, बैलेंस शीट में जेएलपी आ रहा है 10,000 रुपए पे, ए मर गया और अब 1 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से मिल गए, तो एंट्री क्या होगी, बैंक में 1 लाख रुपए आ गया, जेएलपी एसेट खत्म हो गया 90,000 का, तो फायदा कितने का हो गया, 90,000 का, 90,000 का फायदा हो गया। इस फायदे को हम लोग पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे उनके ओल्ड पीएसआर में। फिर से वही कहानी, यहां पे आप पहले इस फायदे को पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके फिर इसको बांट सकते हो, वो आपके ऊपर। और लास्ट है जेएलपी रिजर्व। तो जेएलपी रिजर्व में क्या होता था, एक जेएलपी एसेट साइड पे आता था सरेंडर वैल्यू पे, और जेएलपी रिजर्व भी एसेट साइड लाइबिलिटी साइड पे आता था सरेंडर वैल्यू पे। तो अब सेम कहानी, सपोज वही एबीसी पार्टनर्स है, जेएलपी की वैल्यू 1 लाख रुपए, जेएलपी और जेएलपी रिजर्व की वैल्यू आ रही है सरेंडर वैल्यू में बैलेंस शीट पे 10,000 रुपए पे। एक ही डेथ हो गई और 1 लाख रुपए का जो पॉलिसी अमाउंट है वो हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिला। तो अब आप काम कैसे करोगे, तो पहली एंट्री तो बिल्कुल सेम होगी एज केस 2, बिल्कुल सेम होगी एज केस 2। वही 90,000 का फायदा है जो कैपिटल में चला जाएगा पार्टनर्स के उनके ओल्ड पीएसआर में, और साथ ही साथ आप जेएलपी रिजर्व जो आ रहा है वो पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड पीएसआर में बांट दोगे नॉर्मली। ठीक है, अच्छा सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो क्या, तो अब बस एक चीज का सेपरेट लाइफ पॉलिसी में भी ध्यान रखना होता है, जो पार्टनर मर रहा है उसका हमको एश्योर्ड वैल्यू है सरेंडर पॉलिसी अमाउंट लेना है, और रिमेनिंग पार्टनर्स का हमको सरेंडर वैल्यू लेना है। ठीक है, तो जो डेथ हो रही है जिस पार्टनर की उसका हम पॉलिसी अमाउंट लेंगे, दैट इज एश्योर्ड वैल्यू लेंगे, और जो पार्टनर कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका हम लोग खाली सरेंडर वैल्यू लेंगे, दैट्स इट, इतना ही फर्क है। ठीक है, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है डिसीज पार्टनर का, उसको क्या मिलता है, जो डिसीज्ड पार्टनर है उसके एश्योर्ड वैल्यू का शेयर मिलता है, और साथ ही साथ सरेंडर वैल्यू के ऑफ रिमेनिंग या सर्वाइविंग पार्टनर जो होते हैं उनकी पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू होता है उसका शेयर मिलता है। ठीक है, उसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल कवर किया था कि अगर एबीसी पार्टनर्स हैं, उनके एसएलपीज हैं, तीनों के अलग अलग एसएलपीज हैं जिसके आपको पॉलिसी अमाउंट और सरेंडर वैल्यू दोनों दे रखा है, और बोलता है क्वेश्चन कि सी मर गया, सी मर गया, तो सी का कितना है, 3 लाख रुपए है, राइट। तो ये हम सरेंडर वैल्यू सॉरी एश्योर्ड वैल्यू ले लेंगे सी का, और ए और बी का हम लोग सिर्फ सरेंडर वैल्यू लेंगे 10,000 और 20,000। तो टोटल कितना पैसा मिलेगा, 3,30,000 मिलेगा। इस 3,30,000 में हम लोग सी के शेयर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सी का अकॉर्डिंगली शेयर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अच्छा, लास्ट होता है आपको कैलकुलेट करना होता है अमाउंट पेएबल टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव और डिसीज्ड पार्टनर। इसके लिए हम लोग डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और जो भी उसका बैलेंस आता है उसको हम लोग डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो क्या क्या इंक्लूजन होते हैं, आपको इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन पता होनी चाहिए। क्या क्या हम लोग डिसीज पार्टनर को देते हैं, उसके क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट है वो देते हैं, गुडविल का शेयर देते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है रिजर्व का शेयर देते हैं, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट का शेयर देते हैं, प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेट होता है उसका शेयर देते हैं, एसएलपी जेएलपी का जो भी शेयर होता है वो देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देना है टिल द डेट ऑफ डेथ तो वो देते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग देते हैं। कुछ कुछ डिडक्शंस भी करते हैं हम लोग। क्या क्या करते हैं, अगर डेट ऑफ डेथ तक कोई ड्राइंग्स करी है पार्टनर ने तो वो डिडक्ट कर देते हैं, उसके ड्राइंग्स में कोई इंटरेस्ट चार्ज करना है वो डिडक्ट कर देते हैं, कोई रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है उसका शेयर है वो डिडक्ट कर देते हैं, अगर डेट ऑफ डेथ तक लॉस हुआ है प्रॉफिट नहीं हुआ है तो उस लॉस का जो शेयर है वो डिडक्ट कर देते हैं, अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेज हैं या फिर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फिक्टिशियस एसेट्स है बेसिकली तो उसका शेयर है वो डिडक्ट कर देते हैं, और इसके अलावा अगर कोई पार्टनर के करंट अकाउंट का कोई डेबिट बैलेंस है तो वो भी डिडक्ट कर देते हैं, और फाइनल जो अमाउंट पेबल आता है हमारा उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। उसके लिए जैसे कि मैंने बोला डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनता है, उसका जो बैलेंस बचता है उसको हम लोग कहां ट्रांसफर कर देते हैं, डिसीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, राइट। तो बस ये आपको यहां पे करना होता है, और इसके अलावा सारे आपकी जो चैप्टर्स है स्पेसिफिकली एडमिशन रिटायरमेंट डेथ इसके आपको क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है, क्योंकि पार्टनरशिप अकाउंट से 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब उसमें कोई गारंटी नहीं कि एडमिशन से आएगा कि रिटायरमेंट से आएगा कि डेथ से आएगा। कभी कभी आपके सवाल में एडमिशन और रिटायरमेंट दोनों हो जाता है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है एक पार्टनर एडमिट हो रहा होता है। ठीक है, तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और आपको जितने भी क्वेश्चन आप कर पाओ उतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं इस पूरे पार्टनरशिप अकाउंट्स के रिवीजन से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आ गए होंगे। अगर आपको ये रिवीजन हेल्पफुल लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।
अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मुझे अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, हंसी खुशी रहिए, एक दूसरे की मदद करते रहिए और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ज्यादा टेंशन नहीं लेना, आराम से जैसे आप पढ़ाई करते आ रहे हो आज तक वैसी करना और टेंशन फ्री एग्जाम हॉल में जाना। राइट? तो चलो बाय बाय एंड टेक केयर।